पावर कितना हो जाएगा 5, 2 की पावर कितना हो जाएगा 2 की पावर कितना होगा 4, और कितना आएगा भाई 2 की पावर 5 कितना होता है 32, और 2 की पावर 4 कितना होता है 16, और 16 और 32 कितना होगा 48। इसका मतलब डी ऑप्शन ही करेक्ट है। ये भी एक तरीका है, ठीक है। चलिए तो बच्चों थोड़ा सा इसका क्वेश्चन में करेक्शन कर लो, बराबर 48 रहेगा, बराबर 48 रहेगा। ये लॉन्ग मेथड हो गया, थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप में। चलिए ठीक है, चलिए। लेकिन बच्चों इसमें ऑप्शन नहीं दिएगा, इसलिए अगर ऑप्शन दे दे तो ये सवाल है बराबर 48 और इससे काट दो, यहाँ 3 कर लो। अगर इसमें जो भी x का मान होगा क्या करेंगे, x का मान डायरेक्ट, अगर x बराबर 3 होगा तो डायरेक्ट इसमें 3 पुट कर देंगे, तो 2 की पावर कितना हो गया 3 2 5 प्लस 2 की पावर कितना हो गया 3 और 1 4, और इसको हल करना 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 4 16, और 32 और 16 कितना होता है 48, और बराबर किसके आएगा 48 की। क्लियर हो गया, इसका मतलब यही आंसर सही है, ये डायरेक्ट मेथड है, एक लाइन वाला। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ भाई 53 नंबर क्या कह रहा है, log बेस 8n बराबर -1/3। हमने क्या सीखा बेटा, n का मान ज्ञात करना है। आपको पता है यदि log ax बराबर b दिया जाए तो कैसे लिखते हैं, a की पावर आधार की पावर और b करेंगे किसके बराबर आ जाएगा, x के बराबर। ये चीज हमें पता है, तो यहां भी ठीक इसी प्रकार करेंगे। 8 की पावर कितना आएगा -1/3 बराबर n के हो जाएगा। अब 8 को आप जानते हो क्या लिखोगे, 2 की पावर कितना लिखोगे 2 की पावर 3 इंटू माइनस का 1/3 बराबर n कर देंगे। बराबर क्या करेंगे बेटा n करेंगे, और 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 2 की n बराबर क्या आ गया 2 की पावर -1। अगर संख्या की पावर माइनस हो तो अपॉन में जाकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। आंसर कौन सा सही हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नोट कर लो, अगर ना हुआ हो तो नोट कर लो, ठीक है। चलिए तो ये अपना लॉगरिथम का सवाल है। लघुगणक में हमने सिखाया था किस तरह से हम लघुगणकीय रूप को घातांकी रूप में बदलते हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लो भाई सभी बच्चे, जिससे दिक्कत हो नोट करें जल्दी से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ भाई log बेस 10 2 to the power of x plus 3 बराबर log बेस 10 बराबर 256। हाँ भाई हमने आपको बताया था यदि log बेस AB बराबर log बेस AC हो, और अगर log में दोनों पक्षों में आधार समान हो तो B बराबर क्या हो जाएगा, B बराबर C हो जाएगा। याद है इस रिजल्ट को, B बराबर क्या होगा C। तो यहां देखना, यहां 10 है, यहां भी 10 है, आधार कैसा है समान है। जब बेस समान है तो क्या हो गया 2 की पावर x प्लस 3 बराबर 256 हो गया। क्या हो गया 256 हो गया, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 3 गुणा ले सकते हो 256। तो बच्चों ये आएगा 2 की पावर x और ये आएगा 256 बटे 2 की पावर 3 कितना होता है 8, कितना होता है 8। तो 8 3 24, 8 दूनी 16, तो 32 को क्या ले सकते हो, अगर 2 की पावर लिखना हो 2 की पावर 5 क्या ले सकते हो 2 की पावर 5। तो अब आधार कैसे हैं समान है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आएगा 5। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। चलो ये तो फर्स्ट मेथड, एक सेकंड मेथड बताएंगे इसका। नोट कर लो भाई सभी बच्चे, नोट कर लें। log 10 आधार समान है तो 2 की पावर x प्लस 3 बराबर 256 हो जाएगा। क्लियर, चलिए रुक जाइए, अभी इसका एक और शॉर्टकट मेथड बताते हैं। हाँ भाई अब सेकंड मेथड क्या है,
सेकेंड मेथड है डायरेक्ट मेथड, ट्रिक वे में। कैसे? जो भी इसका आंसर होगा x बराबर अगर 5 आया था, तो अगर हम x बराबर 5 डायरेक्ट पुट यहां करते हैं तो क्या आएगा? 2 की पावर 5 प्लस 3 कितना होता है? 8। और 2 की पावर 8 कितना होता है? 256। कितना होता है? 256। किसके बराबर आ गया? आ गया 256 बराबर। तो अगर डायरेक्ट मान रखने पर उसके ही बराबर आ जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। करेक्ट। चलिए अगला देखते हैं। हाँ भाई 55 नंबर क्या कह रहा है? दिया गया क्रम किसमें कह रहा है? समांतर श्रेणी में है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। अगर दिए गए पद समांतर श्रेणी हैं तो पदों के मध्य अंतर कैसा होता है? समान होता है। कैसा होता है? समान होता है। तो बच्चों ध्यान रखना, a+1 3a 4a+2 किसमें है? AP में है। किसमें है? AP में है। तो द्वितीय पद का 3a में से अगर हम a+1 घटाते हैं और तृतीय पद में से 4a+2 में से क्या घटाए? 3a घटाते, तो अंतर कैसा आएगा? समान आएगा। क्लियर? तो 3 में से बच्चों ध्यान देना, इसको और थोड़ा विस्तार करते हैं। 3a माइनस a माइनस 1 बराबर 4a+2 माइनस 3a। ये कितना है? 3a में से a क्या? 2a माइनस 1 बराबर कितना आएगा? a+2। और बच्चा a घटाएंगे तो कितना आएगा? a और 1 उधर जा कितना आएगा? 3। तो a बराबर कितना आ गया? 3। तो आंसर सी करेक्ट हो गया। क्लियर? तो हमारा यदि a1 a2 a3 किसमें हो? AP में हो, तो हमें पता होता है a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2। ये रूल लगा दिया। चलिए नोट कर लो। नोट कर लो जल्दी से। हो गया नोट? चलिए हाँ भाई अगला प्रश्न 56 नंबर क्या कह रहा है? यदि किसी समांतर श्रेणी के 5 पदों का योग कितना है? 4 पदों का योग कितना है? 5। तो 9 पदों का योग क्या होगा? ध्यान देना, एक रिजल्ट है। अगर 5 पदों का योग कितना है बेटा? 4। अब 4 पदों का योग कितना है? 5। क्या कह रहा है आपसे? 9 पदों का योग। इसका मतलब 9 को क्या लिख सकते हो? 9 को लिख सकते हो 5 प्लस 4। अब रिजल्ट होता है बच्चों, खूब लिखाया था, आपको याद हो तो, यदि p पदों का योग q हो, q पदों का योग p हो, तो p प्लस q पदों का योग क्या होगा? माइनस का p प्लस q होता है। क्या होता है? माइनस का p प्लस q होता है डायरेक्ट। तो बच्चा यहां से आ जाएगा, यहां पर p प्लस क्यू का क्या होगा? p प्लस क्यू माइनस का। तो p प्लस क्यू कितना है? 4 प्लस 5, और वो भी किसका? माइनस का। तो माइनस का 9 आएगा। आंसर बी करेक्ट हो गया। आंसर बी करेक्ट हो गया। अगर p पदों का योग q हो, q पदों का योग p हो, तो p प्लस q पदों का योग होता है माइनस का p प्लस q। ठीक है? चलिए ये डायरेक्ट मेथड है। इसमें हम लोगों ने n/2 वगैरह 2a प्लस n-1 इंटू डी नहीं किया। वहां हम लोग करते हैं, फिर हम लोग a निकालते हैं, फिर d निकालते हैं, फिर हम मानों को रखते हैं। ठीक है? क्लियर? चलिए नोट कर लो भाई, जल्दी से नोट कर लो। बाकी वीडियो तो आपके ऐप में पड़ी रहती है, आप जितने बार चाहो, सुबह दोपहर शाम रात देखते रहो। अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ भाई 57 नंबर बच्चा क्या कह रहा है? गुणोत्तर श्रेणी का 5वां पद ज्ञात कीजिए। पहले ये बताओ गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद का फार्मूला क्या होता है? Tn बराबर होता है a r n-1, यही होता है। अब प्रथम पद क्या है? प्रथम पद है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब हमें सार्वधातुक की जरूरत है, कॉमन रेशियो सार्वधातुक की जरूरत है। आर कैसे आएगा बेटा? ये है T2, ये है T1, और आर कैसे निकलता है? द्वितीय पद में से प्रथम पद से भाग दिया जाता है। क्लियर? तो बच्चों सेकेंड टर्म क्या है? सेकेंड टर्म है, कहना आप सर जी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फर्स्ट टर्म क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर।
तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही तो होगा। और ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब बच्चों ए माइनस बी का होल स्क्वायर से एक और ये कैंसिल हो गया, कितना बचा, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। ये क्या आ गया, ये आर का मान आ गया। क्या आ गया, आर का मान। अब ए का मान कितना है बेटा, ए का मान है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और आपको कौन सा पद ज्ञात करना है, आपको बच्चों पांचवा पद ज्ञात करना है। तो यहाँ T5 लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, 5 में से एक क्या, कितना बचा, 4, यहाँ R4 करेंगे। अब ध्यान देना, R4 करेंगे तो कितना है आर का मान, a प्लस बी का होल पावर 4, a माइनस बी की होल पावर 4। बच्चों ध्यान देना, यहाँ 2 पावर, यहाँ 4 पावर, कितनी बचेंगी, 2 पावर बचेंगी। तो कितना आ गया, a प्लस बी की होल पावर 4, a माइनस बी की होल पावर 2। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो गया। मैच कर गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नोट कर लो, जिनसे नहीं हुआ वो नोट कर लें। आपको गुणोत्तर श्रेणी के पद दिए गए थे, 5वां पद पूछा गया था, तो हमने प्रथम पद तो ये है और सारवांतर निकाल लिया, बस दोनों मान रख दिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट, अब भाई 58 नंबर क्या कह रहा है, 58 नंबर, 58 नंबर हमसे कह रहा है कि हरात्मक श्रेणी का चौथा पद कितना है बेटा, चौथा पद 5 है और 5वां पद 4 है। तो क्या कह रहा है, 20वां पद, 20वां पद को क्या ले सकते हो बेटा, 20वां पद क्या होगा बताइए, ध्यान देना। हरात्मक श्रेणी का ये रूल नंबर है कि हरात्मक श्रेणी का, ध्यान देना, एमवा पद, बच्चों एमवा पद एन हो, एनवा पद एम हो, तो आपसे अगर टी एम एन पद पूछा जाए, टी एम एन पद पूछा जाए तो आंसर डायरेक्ट करेंगे क्या, 1, डायरेक्ट क्या करेंगे, 1। ये रूल नंबर है बच्चों, डायरेक्ट मेथड है, जबरदस्त मेथड है, ठीक है ना। कैसा, टी 20 को क्या ले सकते हो, 5 × 4 आ गया एम एन पद। तो एम एन पद कितना होगा बेटा, एम एन पद डायरेक्ट कितना आएगा, 1। जैसे तुमसे हम कहें, तुमसे कहें बेटा तीसरा पद 4 हो, चौथा पद 3 हो, तो 12वां पद कितना होगा, तो आप डायरेक्ट कहेंगे 12 का मतलब कितना है, हरात्मक श्रेणी में 4 × 3 और एम एन पद कितना आता है, 1। तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। क्लियर। तो इस तरह का जब भी आपको दिया जाए तो ये चीज बेहद इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन हो गया हमारा ए। ठीक है, चलिए नोट कर लो। हाँ जी बेटा, नोट कर ले सभी बच्चे, ठीक है। अभी आपकी कमेंट विजुअल नहीं हो रही थी किसी कारण से। हाँ, बहुत से बच्चों को ना दिमागी चुल मची होती है कि सर जी कहाँ गए, गायब तो नहीं हो गए, क्या बात है, हमें तो देख ही नहीं रहे हैं। अब सर जी किसी का नाम नहीं ले रहे इसीलिए, ठीक है। सिर्फ टेस्ट का डिस्कशन है, जहां जिसकी कमियां हो, जहां जिसकी गलतियां हो, वही चीज नोट करो, वही चीज समझो और उसी में सुधार करो। सिर्फ इतना ही कार्य करना है, ठीक है। और जो क्वेश्चन यहाँ मिसप्रिंट हो गया या किसी का आंसर कुछ और डिकोड हो गया, मान लो ऑनलाइन में कभी भी हो जाता है, तो उतना नंबर बढ़ा सकता है, ठीक है। तो वही 1, 2 नंबर 3 नंबर बढ़ा सकते हो जिसके गलत हो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न नेक्स्ट। हाँ भाई, यदि दो विशेष व्यक्ति, भाई तुम्हारे कोई 2 दोस्त हैं, साथ साथ बैठे हैं, तो गोल मेज के चारों ओर n व्यक्तियों के बैठने की कुल संख्या कैसी होगी। देखो बच्चों, अगर हमारे पास गोल मेज है, तुम्हारे घर में चाय कॉफी वाली अगर गोल गोल टेबल है और उसमें तुम्हें n आदमियों को बिठाना हो, तो ध्यान देना, बिठाने का तरीका होता है फैक्टोरियल n-1। क्या होता है,
फैक्टोरियल n-1। लेकिन नया कोई शादीशुदा जोड़ा हो, अब उसको साथ साथ बिठाना हो तो हम क्या करेंगे? तो बच्चों अब n-1 नहीं करेंगे, अब वो जोड़ा बन गया एक, जोड़े को हमेशा एक बार गिना जाता है, तो अब दो लोग कम हो जाएंगे। पहले एक था अब दो, तो बच्चों यहाँ n-2 घटेगा और 2 से गुणा हो जाता है, समझे? तो ये फार्मूला नंबर जो हमने नोट्स में नहीं कराया था वो आपको टेस्ट में मिल गया, तो आंसर कौन सा होगा? 2 इंटू फैक्टोरियल n-2। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना बेटा। तो जो पॉइंट अगर नोट्स में क्लास के टेस्ट में अगर छूट जाता है तो संडे टेस्ट को आ जाएगा। क्लियर? इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है बेटा। चलिए 59 नंबर हो गया, आंसर टिक कर लो, बस याद रखना है यहां पर 2 विशेष व्यक्ति बोलेंगे, इसलिए हमने 2 घटा दिया, 2 से गुणा कर दिया। चलिए नेक्स्ट 60 नंबर। हाँ भाई सभी बच्चे बता सकते हैं 10x बराबर -1 है तो x का मान बताइए। बेटा अगर 135 लेते हैं, अगर 10 135 लेते तो 10 135 का जिसका मान ना पता हो, हमें तो पता है, जिस बच्चे को प्रैक्टिस होगी वो भी कह देगा कि 10 135 का मान -1 होता है, लेकिन यदा यदा धर्मस्य, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नहीं पता होता है, तो क्या करोगे बच्चा? तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ एक काम करेंगे। 180 - 45 कितना होता है? 180 - 45 180 - 45 कर सकते हैं इसको? हाँ भाई 180 पर अनुपात नहीं बदलता है, क्या रहेगा? 10 ही रहेगा। क्या रहेगा? लेकिन किसमें जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल मतलब साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब कैसे होते हैं? नेगेटिव रहता है। तो माइनस के 10 45 कितना आया? -1। इसका मतलब जिसको नहीं पता है वो यहां से निकाल सकता है। तो ये बच्चों 10x बराबर दिया गया है 10 135, तो x बराबर कितना आ गया? 135। क्लियर? तो इसका आंसर हो गया सी, इसका आंसर हो गया सी। चलिए जिसको नहीं निकालना आ रहा हो तो बच्चा वो इसको दे सकता है। ठीक है, 180 - 45 होता है, 135 होता है, कोई बदलाव नहीं। और 180 पर अनुपात बदलता नहीं, 10 ही रहेगा। और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में द्वितीय चतुर्थांश में चला गया, और वहां साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सभी नेगेटिव। क्लियर? चलो अगला देखिए 61। एक मीनार है, ये मीनार बन गई, उसके आधार से, ये मीनार का आधार है, ये मीनार का आधार है, 25 मीटर की दूर पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। भाई ये आधार है और आधार से कितनी दूरी चल रहे हैं? 25 मीटर की दूरी तय करी, और वहां से जब हम खड़े होकर देखते हैं और ऊपर ताकते हैं तो कोण कितना बन रहा है? कोण बन रहा है 60 डिग्री। कितना? 60 डिग्री। और ये समकोण त्रिभुज तो होगा ही। तो मीनार की हाइट मतलब h ऊंचाई याद करो भाई, लंब और आधार में संबंध क्या होता है? 10। तो 10 60 बराबर लंब बटे आधार, और लंब का मान कितना? h, आधार का मान कितना? 25। तो h बराबर क्या हो जाएगा बेटा? h बराबर 25 और 10 60 का मान √3। यही मान नहीं पता होंगे तो खेल हो जाएगा तुम्हारा। तो 25 √3 मीटर। तो बी आंसर करेक्ट हो गया, बी आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए नोट कर लो भाई, बेसिक सवाल था, टेबल वाला हमने मेथड बता दिया था, फिंगर विधि, हाथ के नियम से बताए थे सारे मान, जैसे बताया था वैसे ही नोट्स पढ़ते रहो। ठीक है, चलिए 61 62 देखते हैं। हाँ भाई, एक आयताकार ठोस का विकर्ण 13 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। देखना बच्चों, आधार का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो कह रहा है लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बेहद खूबसूरत क्वेश्चन है, और आज का टेस्ट ही बहुत खूबसूरत है। कैसे बेटा? आधार का क्षेत्रफल, ध्यान देना, आधार का क्षेत्रफल, बच्चों ध्यान देना, आधार का क्षेत्रफल कितना दिया गया? 48। और आयताकार ठोस के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो बेटा आधार क्षेत्रफल कितना होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 48।
अब बताओ ऐसी कौन सी लंबाई सिलेक्ट करी जाए और ऐसी कौन सी चौड़ाई सिलेक्ट की जाए कि 48 आ जाए? डी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है। क्यों? अगर लंबाई बराबर 12 चौड़ाई बराबर 4 लेते हैं तो 12 गुणा 4 कितना होता है? 48। क्लियर है? कितना बढ़िया क्वेश्चन था ये, कोई रामायण से हमें लेना ही देना नहीं था, इस रामायण से भी कोई लेना देना नहीं था, हमें सिर्फ ये वाली बात पकड़नी थी कि आधार का क्षेत्रफल दिया गया है और आधार का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और आयतन जो होता है, आयतन बच्चों 3 स्पेस चलाता है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई भी हो जाती है, हाइट भी आ जाती है। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो गया? डी। ये शॉर्टकट मेथड ही जबरदस्त प्रयोग करेंगे आप लोग पेपर में, जिससे समय बचे। गणित इसीलिए पढ़ा रहे जिससे समय बच जाए, नहीं तो पूरा समय गणित में ले जाओ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ 63 नंबर। बेटा शंख की ऊंचाई कितनी दी गई है? एच ऊंचाई दी गई है 24 सेंटीमीटर। आगे बढ़िए, त्रिज्या की ऊंचाई कितनी दी गई है? एल बराबर 25 सेंटीमीटर। पक्की बात है बच्चों, आयतन ज्ञात करना है तो आयतन के लिए फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेटा हमें एच का मान दिया गया है लेकिन आर का मान नहीं दिया गया। आपको पता है एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, राइट? तो यहां से आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सॉरी एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। बेटा एल का मान कितना है? एल का मान 25, 25 का वर्ग 625। एच का मान कितना है? 24, 24 का वर्ग 576। कितना होता है? 576। 625 में से 576 घटाओ, कितना बचा? 49। तो यहां से आर बराबर कितना आ गया? आर बराबर 7 सेंटीमीटर। 49 का वर्गमूल 7 ही होता है। चलिए, तो यहां से 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान 7 × 7, एच का मान 24। तो यहां से बच्चों आएगा 3 8 24, 7 से 7 कैंसिल आउट, कितना बचा? 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 और 15। गुणा कितना आया? 8 का गुणा करना जरा। 8 चौकू 32, 8 पंच 40 और 3 43 और 8 एकम 8 और 1 4 12, 1232 सेंटीमीटर क्यूब। कौन सा आंसर मैच किया? अरे चलिए बच्चों, इसमें आंसर ही नहीं है तो आप एक काम करिए, इसको बना लीजिए, ए ऑप्शन को, 1232 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? ठीक है, हो जाता है। ठीक है, तो इसमें 1232 सेंटीमीटर क्यूब कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का भी नंबर आप जोड़ लेना, एक जो जितने गलत गए हो उसमें एक नंबर बढ़ाना है, और एक क्वेश्चन जो पहला वाला मिला था वो भी क्वेश्चन ही गलत हो गया। ठीक है, तो 2 नंबर बढ़ा लीजिए पेपर में। हमारी तरफ से अपना मनोवैज्ञानिक विधि सही कर लीजिए, है ना? कोई 14 पे है तो अब वो 14 पे नहीं, वो 16 पे हुआ जाके। अगर कर सकता था तो सही करने के बाद, और सही करने के बाद भी नहीं कर सकता था तो फिर 14 14 ही पर है, 13 13 ही पर है। चलिए नोट कर लो भाई, जल्दी से नोट करो, जल्दी से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ भाई, गोले का आयतन कितना दिया गया है? 36 पाई। तो कह रहा है व्यास ज्ञात कीजिए। बेटा गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है, और 36 पाई। बेटा पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 से 36 कितने बार जाएगा? 9 बार जाएगा। और आर क्यूब बराबर कितना होगा? 9 3 27 होगा। तो आर क्यूब बराबर क्या होगा? 3 की घात 3, है ना? 3 की घात 3। अब क्यूब घनमूल लोगे कितना आएगा? आर बराबर 3 सेंटीमीटर। आर बराबर 3 सेंटीमीटर। बेटा व्यास क्या होता है? व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, तो व्यास कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। तो फाइनली ये हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 64 का बी टिक मारो, 64 का बी। हाँ भाई, ये तो शायद एक बार क्लासरूम में करा चुके, हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला
चलिए 65 नंबर देखते हैं। एक वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक दिए गए हैं। कह रहा वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। ये रहा आपका वृत्त और वृत्त के केंद्र से पास होने वाली जीवा को क्या कहते हैं? वृत्त का व्यास। ये रहा आपका ए बी क्या? डायमीटर मतलब व्यास। अब व्यास के सिरों के निर्देशांक, ए के निर्देशांक बच्चा दिया गया 7 - 1, बी के निर्देशांक दिया गया 5,3। कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। प्यारे बच्चों पहले हम ए बी ज्ञात करें, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी? ए बी, और ए बी क्या होगा? डायमीटर, व्यास। तो ये क्या हो जाएगा? व्यास आ जाएगा। ए बी जो है दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो हुई बेटा इसमें, यही हमारा क्या है? डायमीटर। क्या है? व्यास। तो हम पहले व्यास निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे? व्यास। दो बिंदुओं के बीच दूरी फॉर्मूला क्या होता है? x1 - x2, 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2। तो यहां -1 और -3, -1 और -3 का होल स्क्वायर। हाँ भाई 7 में से 5 गया 2, 2 का वर्ग 4, 3 और 1 4, 4 का वर्ग 16, 16 और 4 √20, √20। अब बच्चों ध्यान देना, ये तो रहा हमारा व्यास। हमें क्या ज्ञात करना है? वृत्त की त्रिज्या। तो व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या होता है। इसका मतलब r कैसे निकालोगे? r बराबर होता है d/2, व्यास का आधा वृत्त की त्रिज्या। तो व्यास कितना आया? √20/2। अब बच्चों लिख सकते हैं अंदर 5 × 4/2। हाँ जी, 4 का वर्गमूल 2, 4 का वर्गमूल 2, तो √5 × 2/2। 2 से 2 कैंसिल, कितना आया? √5। कितना आया? √5। कौन सा ऑप्शन? डी करेक्ट हो गया, डी करेक्ट हो गया। तो बच्चों ध्यान देना, नोट करो, हमें ए और बी जो वृत्त का व्यास के सिरों के निर्देशांक दिए गए थे, यहां से हमने ए बी निकाल लिया। ए बी क्या है? डायमीटर है। क्या है? व्यास है। और त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी। त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी। क्लियर? चलिए नोट कर लो भाई, नोट किया जाए जल्दी से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट, हाँ भाई 66 नंबर। एक समबाहु त्रिभुज के आधार के सिरों के निर्देशांक। बेटा समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, ऐसा त्रिभुज हमारा समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब कह रहा है समबाहु त्रिभुज में आधार, ये क्या होती है? ये भुजा आधार हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आधार। आधार के सिरों के निर्देशांक क्या है? ये एक सिरा है 0,0, ये दूसरा सिरा है 6,0। तो कह रहा है त्रिभुज की ऊंचाई, मान लेते हैं त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है? h। कितनी है? h। तो ये क्या है? ये परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? 90 अंश। तो ये क्या होगा? AD। इसको क्या कर लेंगे? AD कर लेंगे। तो सबसे पहले हम BC निकालो। दो बिंदु दिए गए हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी BC। BC कैसे निकलेगा? √x1 - x2। तो 0 - 6 का होल स्क्वायर, और ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, खत्म कहानी। कितना आया अंदर? 36। कितना आ गया? 6। तो BC कितना आया? 6। अब बच्चों ये भुजा क्या है? मध्य बिंदु है। ठीक है, भुजा के मध्य बिंदु पर डाला गया लंब, हाँ किसी भुजा पर डाला गया लंब भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। इस तरह का नियम समझे होगे। तो ये जो AD है इसको बराबर भागों में विभाजित करेगा। ये कितना टोटल? 6। कितना है? 6। तो ये कितनी हो जाएगी? 3। हाँ भाई BD कितना आएगा? बच्चों BC बराबर आया है 6, तो BD बराबर कितना आएगा? BD बराबर आएगा 3। कितना आएगा? 3। हाँ जी, BA कितना आएगा? AB। क्यों? समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज सभी भुजाएं कैसी होती हैं? समान। तो ये 6 है, तो ये भी 6 है, ये भी 6 है। अब बच्चा ध्यान देना, हमारे पास इसकी भुजा की माप 3 है, इसकी भुजा की माप 6 है, और 90 अंश के कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। तो बच्चों ध्यान देना, इस त्रिभुज में आते हैं त्रिभुज
त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में क्या आएगा, कर्ण का स्क्वायर मतलब 6 का वर्ग बराबर हो किसके, एच स्क्वायर प्लस का 9। तो यहां पे बच्चों आएगा एच स्क्वायर बराबर 36 माइनस 9। क्लियर, एच स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 36 माइनस 9 आएगा। ठीक है, तो यहां से हमारा आएगा, हाँ भाई यहां से कितना आएगा 27, कितना आ गया 27। ठीक है, तो यहां से बच्चों आएगा h बराबर आ गया √27, कितना आएगा √27। लेकिन हमारा आंसर इस तरह दिया गया तो हम लिख सकते हैं √27, 3 ने 27। ठीक है, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो 3 तो बाहर आ जाएगा, तो 3√3। आंसर कौन सा हो गया, सी ऑप्शन में। ठीक है, चलिए बच्चों एक बार नोट करो जल्दी से। समबाहु त्रिभुज दिया गया था बच्चों, आधार के निर्देशांक, आधार के सिरों के निर्देशांक ये दिया गया आपको, बी और सी दिया गया। हमने यहां से क्या निकाला, बी सी निकाल लिया।
ये क्या आया, BC आ गया। अब जब BC निकाल लिया तो बच्चों ध्यान रहे, एक हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन खींची जो भुजा को आधे आधे भागों में विभाजित करेगी, समान भागों में। तो ये टोटल कितनी है, 6। तो ये कितनी है, ये 3 हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी। अच्छा समबाहु त्रिभुज है तो सभी भुजाएं कैसी होंगी, समान। तो ये भी कैसी होगी, 6 हो जाएगी। अब हमें h ऊंचाई याद करनी है, तो ये कैसा हो गया, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कर्ण का वर्ग जो होता है वो लंब और आधार के वर्ग के बराबर होता है। तो h स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 36 - 9 कितना आया, 27। अब h का वर्गमूल √27, √27 को ले सकते हैं 3 9 27, 9 का वर्गमूल 3 3√3। क्लियर, चलिए नोट कर लो भाई। आज के पेपर में थोड़े से सवाल घुमावदार हैं लेकिन थे सरल। जो चीजें हम डायरेक्ट पूछते थे वो कहीं ना कहीं किसी परिभाषा में शामिल कर दी थी। आज के पेपर के नंबर हम कल पता करेंगे आप लोगों से। जिस नंबर के जितने नंबर आए पेपर में, जिस बेटा के, ध्यान रखना 2 नंबर बढ़ा लेना। अगर वो क्वेश्चन अगर आपसे हो जा रहा हो तब हम कल आपसे इसका डिस्कशन करेंगे, आइडिया लग जाएगा पेपर में कितने नंबर ला सकते हो। क्यों आज का जो पेपर है कहीं ना कहीं लेवल बिल्कुल बढ़िया वाला है एकदम से, ठीक है ना। यूपी कैडेट में अगर थोड़ा सा टिपिकल बना तो ऐसे ही बनेगा। पेपर इतना सरल नहीं है, ठीक है ना। तो कल की क्लास में हम लोग पता करते हैं कि नेक्स्ट क्लास में कि जब हम आएंगे तो आप लोग अपने अपने नंबर बताएंगे हमें याद से, उससे हम आइडिया ले लेंगे, ठीक है। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। हाँ भाई, अभी हम आपको बारंबारता पढ़ा रहे हैं, अभी आपको हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ा रहे हैं, सांख्यिकी, ठीक है ना। माध्य हो गया, माध्यिका हो गया, बहुलक बचा है, ठीक है ना। तो बच्चों ध्यान देना, माध्य विचलन का एक फार्मूला है। माध्य विचलन का एक रिजल्ट तो हम पहले पढ़ा चुके थे संडे टेस्ट वगैरह में। इस तरह से जो भी नए नए रिजल्ट आ रहे हैं वो हम आपको ऐसे दे देंगे, ठीक है ना। बारंबारता बंटन में माध्य विचलन का सूत्र क्या होता है, तो बच्चों जो बी ऑप्शन है यही सही होता है। F × D का मापांक मतलब पॉजिटिव भाग लेते हैं और उसका अंडर रूट लेते हैं और समीशन F से भाग देते हैं। जो बारंबारता फ्रीक्वेंसी होती है उसके योग करके उसको भाग दे देते हैं। तो इसका बी आंसर है, ठीक है। इसको नोट रिजल्ट में लिख लेना, अपनी उत्तर पुस्तिका पर जो भी किताब बनाई हो, कॉपी बनाई हो, वहां इसको छाप लेना। सवाल आ जाए तो गलत ना करना। F × D का मापांक बटे समीशन F और वर्गमूल लगेगा। इसमें अंडर रूट नहीं था इसलिए गलत हो गया, इसमें स्क्वायर कर दिया इसलिए गलत हो गया, ये चिन्ह लगेगा, विशेष बात। चलिए 68 नंबर देखते हैं, 68। क्या कह रहा भाई, वेरी सिंपल, 1 2 3 4 5 6 पदों का समांतर माध्य। समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, समांतर माध्य निकालते हैं पदों का योग बटे कुल संख्या से भाग देते हैं। ये हम बता चुके क्लासरूम में। तो पदों का योग कितना है बेटा, 1 + 2 + 3 4 5 and 6 अपॉन कितने पद है बेटा, 6। कितने हैं, 6। तो 2 3 6, 6 4 10, 5 15 और 16 बटे 6 है ना। 3 3 6 4 10 5 15, 15 और 6 कितने होते हैं, 21 होते हैं। कितने होते हैं, 21। कितने होते हैं, 21, ठीक है। अब किससे कटेगा, ये 3 7 21, 3 दूनी 6, तो 7 बटे 2। ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। नोट कर लो भाई। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट। हाँ भाई 69
69 नंबर। बहुत सिंपल है भाई। कितनी संख्याएं दी गई? 3। 3 संख्याओं को गुणोत्तर माध्य कैसे निकालते हैं? यदि 3 संख्याएं दी जाएं और गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना हो तो बच्चों क्या करते हैं? तीनों संख्याओं का गुणा और घात क्या करते हैं? 1/3। अगर 2 संख्याएं दी जाए तो √a भी पढ़ा है। क्यों 1/2 करते हैं? 3 संख्याएं तो 1/3, 4 संख्याएं तो 1/4, 5 संख्याएं तो 1/5। तो यहाँ क्या आएगा बेटा? यहाँ आएगा 16 × 5 = 80, मतलब 8 × 1000 की पावर 3। हाँ भाई सॉल्व करना जरा। 2 की पावर 3 और क्या करेंगे? यहाँ करेंगे 10 की पावर 3 और पावर 1/3। हाँ भाई 3 से 3 ये कैंसिल आउट, कितना बचा? 20 20। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है। चलिए, सरल था, कठिन नहीं था। 20 में 12-8 का खेल था इस बार। 8 क्वेश्चन को सिंपल थे, 12 ठीक ठाक थे। सभी को पता होना चाहिए भाई, रिजल्ट बताने की जरूरत नहीं है। NCR प्लस NCR-1 क्या होता है? हाँ जी, N + 1 C बराबर R लेते हैं तो R आ जाएगा। N + 1 CR कहां पे है? डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए बच्चों, आज के सेशन में हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए मैथमेटिक्स में। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन हो गया, 70 का डी है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा। और जिस बच्चे को दिक्कत हो, दो क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पे मिसप्रिंट थे, ठीक है ना, तो उसको आप सही कर लेना। बाकी मिलते हैं अपने अगले सत्र में, अगली क्लास में। ठीक है, और हम लोगों का चल रहा था, क्या चल रहा था? माध्यिका बहुलक चलेगा। ठीक है, कोई लड़का जो है एब्सेंट नहीं होगा, बहुलक चलेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और फिर उसी के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, थैंक यू, जय हिंद। चलिए आ करो, कोई दिक्कत नहीं। है ना, इसको कहेंगे इंटीग्रेटेड विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम, IVDP की मूल इकाई है ना। ये ग्राम विकास का कार्यक्रम चला था। ठीक है, तो अर्थशास्त्र में इन कार्यक्रमों के विषय में कहीं ना कहीं दिया, जैसे IRDP है, इंटेंसिव रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक होता है IRDP। उसकी भी बेसिक इकाई जो होती है वो आपकी परिवार ही होती है, परिवार, फैमिली, ये बेसिक इकाइयां हैं इसकी। तो IRDP को कहेंगे इंटेंसिव रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या कहेंगे इसको? इंटेंसिव सघन, इंटेंसिव रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है ये, रूरल डेवलपमेंट। काफी प्रोग्राम ऐसे हैं जो पूछे जा सकते हैं और यही आपको इजाफा देंगे नंबरों में। प्रोग्राम आपको 2-4 प्रश्न ऐसे दिखेंगे परीक्षा में। ठीक है, ये एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन या इकोनॉमिक्स का पोर्शन हो सकता है। ये आपका 1980 में चला था IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1980 में चला था। इसकी बेसिक इकाई परिवार, यानी कि एक परिवार की ग्रोथ यानी कि उसकी वृद्धि पर काम किया गया था, उसकी इकोनॉमिकल जो वृद्धि है उस पर काम किया गया था। तो IRDP हो गया। IVDP हो गया, ये इंटीग्रेटेड विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है IVDP। इसकी भी बेसिक यूनिट जो काम किया गया था वो फैमिली डेवलपमेंट पर किया गया था, यानी कि परिवार विकास पर, है ना। ये भी जो है फैमिली डेवलपमेंट पर आधारित था, परिवार विकास पर। और इसमें बहुत सारे प्रोग्राम चले थे, जैसे हरियाली प्रोग्राम, हरियाली 2003 में चला। उसके बाद हरियाली के बाद जो है नरेगा भी चला, 2005 में स्टार्टिंग हुई थी, 6 में, है ना, एस्टेब्लिशमेंट 5 में हुआ, लागू 2006 से हुआ। नरेगा, इसको अब मनरेगा कहते हैं, है ना। तो हरियाली, मनरेगा, IRDP, डाकरा, कपाट, बहुत सारी योजनाएं चली थी, है ना। जैसे उसने अगर पूछ दिया इटावा पायलट प्रोजेक्ट कब चला, तो ये भी पूछ सकता है। तो इटावा पायलट प्रोजेक्ट आप लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए लिखवा दे रहे हैं हम आपको। इटावा पायलट प्रोजेक्ट
पायलट प्रोजेक्ट, इटावा पायलट प्रोजेक्ट चलाया था अल्बर्ट मेयर ने 1948 में। 1948 में अल्बर्ट मेयर ने चलाया था इटावा पायलट प्रोजेक्ट, और ये प्रोजेक्ट जो है इटावा के महिबा ब्लॉक में चलाया गया था। इटावा के, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में जरूर नहीं है लेकिन पूछा जा सकता है। इटावा के महिबा ब्लॉक, महिबा इटावा में चलाया गया था इटावा पायलट प्रोजेक्ट 1948 में। IRDP चलाया गया था 1980 में, ये भी बहुत पूछा जाता है IRDP, है ना। ये अलर्ट कैसे है? अब देखिए IRDP जो होता है हुआ था 1980 में प्रारंभ हुआ था। इटावा पायलट प्रोजेक्ट 1948 में प्रारंभ हुआ। इंदिरा आवास योजना अगर पूछ दे आइए भाई 20 पॉइंट प्रोग्राम और पूछा जाता है, इसको और लिख लीजिए 20 पॉइंट प्रोग्राम। 20 पॉइंट प्रोग्राम यानी कि 20 सूत्री कार्यक्रम, इसको 20 सूत्री कार्यक्रम कहते हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था विद्यार्थियों 1975 में। इंदिरा गांधी जी ने शुरू किया था 20 सूत्री कार्यक्रम 20 पॉइंट प्रोग्राम, ये आपका 1975 में प्रारंभ हुआ था। इंदिरा आवास योजना IAY ये 1989 में प्रारंभ हुई IAY इंदिरा आवास योजना, है ना। इंदिरा आवास योजना, हरियाली योजना ये आपकी 2003 में प्रारंभ हुई, हरियाली, है ना। जल संपदा 2002, जल संपदा, देखिए ये सब कार्यक्रम एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं इसलिए लिखाए जाते हैं। जल संपदा 2002। नाबार्ड सभी को पता होगा 1982, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड 1982। RRB रीजनल रूरल बैंक 1975, RRB रीजनल रूरल बैंक, है ना। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकें 1975 में प्रारंभ की गई थी, RRB जिन्हें कहते हैं, जैसे ग्रामीण बैंक, बहुत सारी ग्रामीण बैंकें चलती हैं। आर्यावर्त ग्रामीण बैंक, है ना, जैसे आर्यावर्त ग्रामीण बैंक है तो ये रीजनल रूरल बैंक है, RRB है ना। RRB में आती है आर्यावर्त ग्रामीण बैंक या बैंक ऑफ, और बहुत सारी प्राइवेट तौर पर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, है ना, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, कोई भूमि विकास बैंक, तो ये RRB के अंतर्गत आती है। तो इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। नेशनलाइज्ड बैंक इससे पहले की चली आ रही है, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है। तो इस पहले प्रश्न का आंसर अब आपका हो गया है एक परिवार, है ना। एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम की मूल इकाई थी एक परिवार, एक गांव नहीं, एक समुदाय नहीं, एक विकास खंड नहीं। अब विकास खंड अगर हमसे पूछ दे विकास खंड किसमें होगा, तो विकास खंड हमारा हो जाएगा ये आपका हो जाएगा इटावा पायलट प्रोजेक्ट, इटावा पायलट प्रोजेक्ट। इसमें आपका गांव एक सामुदायिक विकास खंड यानी कि जिसको कहते हैं ब्लॉक, और ब्लॉक में बैठता है प्रमुख अधिकारी खंड विकास अधिकारी, है ना। क्या होता है, खंड विकास अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, इसको कहते हैं BDO। इसको कहा जाता है BDO, है ना। और एक BDO और होता है, 2 BDO होते हैं। एक होता है ये वाला BDO, ये होता है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी, जिसी को गांव में सेक्रेटरी कहते हैं लोग, सेक्रेटरी। ऑफिसर ये भी है, देखिए ऑफिसर्स कम कोई नहीं, है ना। तो ये ग्राम विकास अधिकारी होता है। ये सब एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स में आपको आना चाहिए, एग्रीकल्चर में पूछा जाता है। ग्राम विकास अधिकारी एक आध प्रश्न से आ सकता है ना। ये गांव का बेसिक अधिकारी है, सबसे छोटा अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी, इसके बाद खंड विकास अधिकारी, और इसके बाद जो होता है CDO, ये जिला स्तर पर बैठता है, ये होता है जिला स्तर पर, और इसको कहते हैं हम चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, मुख्य विकास अधिकारी, डेवलपमेंट ऑफिसर, ये होता है मुख्य विकास अधिकारी। ये जिले में बैठता है, ब्लॉक, जिला, गांव। ये इस तरीके से एग्रीकल्चर ज्यादातर इसी चीज पर काम करती है, रूरल डेवलपमेंट पर। कृषि किस पर काम करती है, रूरल डेवलपमेंट यानी कि ग्रामीण विकास पर काम करती है। शहरी विकास पर कृषि का काम करने का क्या अर्थ है, शहर में तो किसी की बिल्डिंग थोड़े बनाने जाएगी, है ना। तो रूरल डेवलपमेंट पर काम कर रही है ज्यादातर, जिससे कि जब मनुष्य की सामाजिक और आर्थिक स्तर बढ़ेगा तो कृषि को ज्यादा कायदे से कर सकेगा। अब पता चला किसी के पास 10,000 रुपया ही लगाने के लिए नहीं तो खेत में बोएगा क्या, है ना। तो इसीलिए उसका सामाजिक और आर्थिक स्तर ठीक होना चाहिए। तो रूरल डेवलपमेंट की बात की गई है। चलिए, तो इसका पहला हो गया, अगला देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है विद्यार्थियों, इसका आंसर थोड़ा जो है मिसमैच हो सकता है। पहले इसमें 15 लिखा होगा, 1.15 150 था। तो मूंगफली प्लस अरहर और गन्ना फसल चक्र की सघनता है। देखिए मूंगफली प्लस गन्ना यानी कि ये दोनों एक में ही बताई गई है, यानी कि इंटरक्रॉपिंग है इसकी। क्या है, इंटरक्रॉपिंग है। इंटरक्रॉपिंग में बोई गई है ये फसलें, है ना, ऐसी बोई गई है इंटरक्रॉपिंग। अब देखिए इंटरक्रॉपिंग में जब इनको बोया गया है तो फसलें कितनी हो गई, फसलें हो गई ये 2 फसलें हो गई विद्यार्थियों 2, और इनका समय जो इनमें लगा है तो समय 1 वर्ष का। कैसे, देखिए ऐसे लगा है कि मूंगफली और अरहर एक साथ ही बो दी गई,
ठीक है, और काटा दोनों को एक ही समय पर गया, अलग अलग समय पर, है ना। तो वर्ष एक लग गया दोनों को पकने में। जैसे इस समय जुलाई में आप मान लीजिए मूंगफली भी बोएगी, इस समय की खरीफ ऋतु की, ठीक है, खरीफ ऋतु की मूंगफली भी बोएगी और अरहर भी बोएगी बैसाख वाली, है ना। अब ये अरहर तो बैसाख में कटेगी जाके, यानी कि बैसाख का मतलब है अप्रैल मई में, ठीक है, और मूंगफली बीच में खुद जाएगी, लेकिन खेत तो आपका पूरा बना रहा, फसलें लेकिन दो हो गई। कितनी हो गई? दो हो गई। तो फसलें दो हो गई और समय एक वर्ष का लगा। अगला है आपका गन्ना, तो गन्ना में फसल आपकी हुई कितनी? गन्ना फसल है एक और समय एक वर्ष, समय लगा आपका विद्यार्थियों एक वर्ष। फसल थी एक तो समय लगा एक वर्ष, तो टोटल फसलों की संख्या हो गई 2 1 3 और समय टोटल आपका लगा 2 वर्ष गुणे 100। तो काट दीजिए 50, 5 किलो 15, यानी कि 150% आ गया। फिर दोबारा से समझ लीजिए, टोटल फसलों की संख्या बटे फसलों की संख्या बटे क्या हो जाएगा? समय गुणे 100, है ना। तो फसलों की संख्या थी आपकी 3, समय लगा 2 वर्ष इंटू 100, 2 से काटा 50 हो गया और 150% आ गया। तो इंटेंसिटी जो है वो आपकी 150% है, ठीक है। इंडिया की समय टोटल क्रॉपिंग इंटेंसिटी है कितनी? तो इंडिया की समय टोटल क्रॉपिंग इंटेंसिटी है, लिख लीजिए, टोटल क्रॉपिंग इंटेंसिटी इंडिया की समय है 142.5%, यानी कि इतनी फसलें हो रही हैं एक साल में एवरेज, यानी कि एक खेत में 1.5 फसल हो पा रही है एवरेज, है ना। 1.5 से भी कम 142 जो भी है, तो वो पूरे इंडिया का डेटा निकाला गया है। 142.5% टोटल क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ इंडिया, है ना। सघनता, इंटेंसिटी को कहते हैं सघनता, है ना। भारत की फसल सघनता है ये, ठीक है। और किसकी है? भारत की फसल सघनता है 142.5% टोटल क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो मूंगफली प्लस अरहर और गन्ना तो इसका निकाल के आपने बता दिया है जो 150% है, ठीक है। मिसमैच होगा उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको प्रश्न यहाँ सब सही बता दिए जाएंगे, है ना। बाद में जो है चेक कर लीजिएगा। अब थर्ड प्रश्न है आपका, पाले के लिए संवेदनशील फसल है। तो देखिए फर्स्ट, पाला जब पड़ता है तो पाले के लिए संवेदनशील फसल, देखिए पाले के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील जो फसल होती है वो होती है आपकी पोटैटो, आलू, ठीक है। इनमें से सबसे ज्यादा संवेदनशील होगा आलू। और आलू की समस्या क्या होती है? अगर इसमें पछेती और अगेती झुलसा लग जाएगा, पछेती और अगेती झुलसा लग जाएगा पाले के कारण। बताया था आपको कि अगर टेम्परेचर आपका 1 से 3 दिन तक टेम्परेचर लेस देन 2 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है और धूप नहीं निकलती है, धूप नहीं निकलेगी, अगर 1 से 3 दिन तक टेम्परेचर 2 डिग्री से कम धूप ना निकली, तो पूरा का पूरा आप देखेंगे आलू जब होगा तो आलू की पत्तियां जो है ब्लैक कलर की हो जाएंगी, काली, है ना। और उन पर काले स्पॉट्स पड़ने शुरू हो जाएंगे, तो वही झुलसा है। पहले पत्तियों में पड़ता है, बाद में तने पे आ जाता है, तो वही हो गया आपका ब्लाइट, झुलसा, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, तो इसमें हो जाएगा आलू। सबसे ज्यादा पाले के लिए सेंसिटिव क्रॉप है पोटैटो। अगला है तंबाकू फसल से संबंधित क्रिया नहीं है। देखिए नहीं है, ऐसे भी प्रश्न कैटेगरी में बहुत आते हैं, इसलिए बताया गया है कि एक एक लाइन जो है देख के पढ़िएगा। उसमें आधे 2-4 प्रश्न जल्दबाजी वाले ऐसे गलत कर देते हैं, उसमें लिख दिया है देखिए नहीं है, है ना। अब नहीं है का मतलब कौन सी चीज इससे रिलेटेड नहीं है। टपिंग करते हैं ऊपर की जो है, जब कली को हम तोड़ देते हैं, बर्ड्स को जब ऊपर से बर्ड और 2-3 पत्ती मिला के तोड़ते हैं तो क्या कहलाती है? टपिंग, है ना, ऊपर से तोड़ते हैं। उसके बाद प्राइमिंग ये भी की जाती है। डिसकरिंग, सकर्स को तोड़ना, जो टर्मिनल बर्ड से नीचे वाली कलिका से जो एक अलग ब्रांचेस निकलती हैं उनको तोड़ना डिसकरिंग कहलाता है ना। और अब ये ब्लांचिंग देखिए होती है फूल गोभी में, इसमें होती है फूल गोभी में। क्यों की जाती है ब्लांचिंग? तो ऑप्शन हो जाएगा सही आपका डी, है ना। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्लांचिंग की जाती है फूल गोभी में और ये सारी की जाती है तंबाकू में। प्राइमिंग, टपिंग, डिसकरिंग सारी की सारी तंबाकू में होती है, केवल ब्लांचिंग होती है फूल गोभी में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, बैगन की प्रति हेक्टेयर बीज दर होती है। बैगन प्रमुख रोग इसका एक होता है फोमोप्सिस ब्लाइट। पूछा जाता है फोमोप्सिस ब्लाइट रोग जो होता है किसमें लगता है? तो ये लगता है बैगन में, ठीक है। अब बैगन की बीज दर अगर हम देखें तो होती है 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर। अब इसकी नर्सरी कितने दिन में तैयार होती है? नर्सरी इसकी अगर हम जो है सर्दियों के लिए तैयार करते हैं तो सर्दियों वाली नर्सरी जो है हमारी ले देती है 6 से 8 सप्ताह। और अगर हम कहें गर्मियों वाली नर्सरी तो ये 4 से 5 सप्ताह में तैयार हो जाती है। ये ध्यान रखना है, सर्दियों की नर्सरी लेट तैयार होती है बैगन में, गर्मियों की नर्सरी जल्दी तैयार हो जाती है ना। और छोटी छोटी क्यारियां बना ली जाती है। इसके लिए 1 हेक्टेयर में नर्सरी डालने के लिए कितना स्थान चाहिए? 1 हेक्टेयर में मतलब ट्रांसप्लांट करने के लिए कितनी नर्सरी होनी चाहिए?
तो 90 से 100 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, 90 से 100 मीटर स्क्वायर जगह में आप नर्सरी डाल देंगे तो आपकी 1 हेक्टेयर के लिए रोपने के लिए बैगन हो जाएगी। बैगन की स्पेसिंग तो आपको पता ही होगी 19 to 60 सेंटीमीटर, है ना, दूर दूर लगाया जाता है बैगन, ठीक है। 3 सीजन में उगता है ना। इस समय भी बैगन आ रहा है, इस समय जो बैगन आ रहा है वो उसकी नर्सरी मार्च अप्रैल में डाली गई होगी, मार्च अप्रैल में नर्सरी, फिर उसके बाद जो है उसको ट्रांसप्लांट किया गया होगा मेन फील्ड में, तब वो पौधा बड़ा हुआ, तब उसने आके जुलाई में जून में फल दिया, ठीक है। तो वो इस समय आ रहा है बैगन, ठीक है। चलिए इतनी बातें हो गई, तो ये हो गया इसका ऑप्शन नंबर ए सही बैगन का। गेहूं की इंटरनली सीड बॉर्न बीमारी है ना। अब देखिए इंग्लिश लिखी हुई है, हिंदी है ना, कठिन वाली। करनाल वंट है, काली गिरोई है, ब्लैक रस्ट, पक्सिनिया ग्रेमनिस टिटसाई ब्लैक रस्ट होता है, पक्सिनिया रिकॉन्डेटा टिटसाई ब्राउन रस्ट होता है, पक्सिनिया स्टेरिफॉर्मिस येलो रस्ट होता है, ठीक है। पक्सिनिया ग्रेमनिस टिटसाई, पक्सिनिया रिकॉन्डेटा टिटसाई, पक्सिनिया स्टेरिफॉर्मिस। तो ग्रेमनिस टिटसाई जो होता है वो होती है आपकी काली गुरवी, ग्रेमनिस टिटसाई। देखिए नियोगोसिया इंडिका करनाल वंट होता है, अनावृत कंडुआ लगता है, इंटरनली सीड बॉर्न, है ना, स्मट जिसको कहते हैं, लूज स्मट, लूज स्मट कहते हैं अनावृत कंडुआ को, लूज स्मट। ये होता है गेहूं की इंटरनली सीड बॉर्न बीमारी है, सीड बॉर्न है यानी कि बीज के अंदर ही इसके स्पोर्स रहते हैं। जैसे ये गेहूं है, मान लीजिए गेहूं का सीड है, इसके अंदर ही इसके जो है स्पोर्स बने रहते हैं, इसके स्पोर्स रहते हैं। और किसके स्पोर्स रहते हैं? अस्टिलोगोजेनेसिस, अस्टिलेगो न्यूडा टिटसाई होता है ना। तो अस्टिलेगो के स्पोर्स, जो अस्टिलोगो फंगस है उसके स्पोर्स बीज के अंदर ही रहते हैं। एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग, जब गेहूं में फ्लावरिंग होती है, फूल आता है, उसी समय ये स्पोर्स जो है इसमें बैठ जाता है, उसके बाद बीज बन जाता है, तब भी ये जो है उसमें बना रहता है। और ये जब स्पोर्स बढ़ जाता है तो ये क्या करता है, इसमें ब्लैक पाउडर निकाल देता है, बना देता है, जो आपका आटा है इसको काला कर देता है। तो यही हो जाता है आपका अनावृत कंडुआ, लूज स्मट, ठीक है। तो इसके स्पोर्स जो है एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग यानी कि फूल आने के समय ही जो है इसमें स्पोर्स आ जाते हैं अस्टिलेगो के, और वो जो है बाद में जो है धीरे धीरे अपनी ग्रोथ करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, उसके बाद जो है बहुत ज्यादा हो जाता है, ये सारे आटे को खा जाता है गेहूं के, और काला गेहूं निकल के आता है, अगर नीचे जो आटा होता है वो काला हो जाता है, तो इसीलिए कहते हैं अनावृत कंडुआ, लूज स्मट। चलिए आगे देखते हैं। लीची का जन्म स्थान, तो देखिए ये तो सभी को पता होगा, लीची चाइनेंसिस, चाइना होता है इसका जन्म स्थान, चाइना, ठीक है। अब लीची में सबसे ज्यादा प्रोपोगेशन पूछा जाता है, किसके द्वारा करेंगे, तो बूटी बांधेंगे ना, एयर लेयरिंग करेंगे, ठीक है। बूटी बांधने के लिए क्या करते हैं कि 1 वर्ष पुरानी लगभग शाखा हम चयनित करेंगे, उसके ऊपर जो है उसकी बार को कट कर देंगे, और कट करने के बाद उसमें मांस ग्रास बांध करके, है ना, तो उसमें जो है स्प्राउटिंग की जाती है, जड़ों की स्प्राउटिंग कर देंगे, फिर उसको काट लेंगे और मेन फील्ड में जो है ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो ये लीची है, ठीक है। अगला देखेंगे, अधिकतम ऊर्जा प्रति 100 ग्राम प्राप्त होती है, हाईएस्ट एनर्जी पूछ रहा है। 100 ग्राम अगर कोई इसमें से पदार्थ है, कोई भी चीज है, उसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें प्राप्त होगी, है ना। तो ऑप्शन है शकरकंद, गाजर, मूली और आलू से। तो सबसे ज्यादा प्राप्त होगी शकरकंद से। देखिए आलू, अगर शकरकंद ना होता तो आलू हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। अब शकरकंद आ गया तो शकरकंद में थोड़ा जो है आलू से ज्यादा एनर्जी पाई जाती है, ठीक है। तो शकरकंद आलू अगर दोनों है तो शकरकंद, नहीं तो आलू हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला है चीनी, चीना कहा जाता है इसे, चीनी क्या है वो ऐसे ही छपा हुआ आया था पेपर में, चीना कोंदो शावा ये होते हैं ना। तो चीना का वैज्ञानिक नाम है तो पैनिकम मिलिशियम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पैनिकम मिलिशियम एल, लीनियस एल का मतलब होता है, ठीक है। तो ये चीना का वनस्पतिक नाम है पैनिकम मिलिशियम। अगला है टी एलो रोग का कारण है। देखिए टी एलो डिजीज होती है ना। चाय में पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, चाय में पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, चाय में पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, इसका कारण होता है सल्फर की डिफिशियंसी, सल्फर की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण? सल्फर की कमी के कारण चाय में पत्तियां कैसी हो जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं। तो ये होता है टी एलो, इसको कहते हैं। देखिए 60 में उसने लिख दिया है टी एलो रोग का कारण है तो सल्फर की कमी यानी कि सल्फर की डिफिशियंसी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है लौह युक्त एंजाइम जो जैविक नाइट्रोजन के स्थायीकरण के लिए जिम्मेदार है ना। लौह युक्त एंजाइम, अब देखिए समझिए, लौह युक्त एंजाइम होना चाहिए और जो नाइट्रोजन के स्थायीकरण के लिए जिम्मेदार है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जिम्मेदार होता है, और ये मॉलिब्डेनम फिक्सेशन के लिए भी जिम्मेदार होता है। इसको कहते हैं नाइट्रोजेनेसिस, है ना, नाइट्रोजेनेस एंजाइम होता है, नाइट्रोजेनेस एंजाइम होता है। ये क्या करता है, आपका नाइट्रोजन को फिक्स करता है, ठीक है। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम है नाइट्रोजेनेस, और ये लौह युक्त एंजाइम होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा नाइट्रोजेनेट, लिखा हुआ है यहाँ पर, जिनेस होता है, ठीक है, नाइट्रोजेनेस, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है पैकिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है। तो पैकिंग देखिए
पता ही होगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद गेहूं में देखिए निमिलता पाई जाती है, क्लस्टोगेमी दशा पाई जाती है। उस क्लस्टोगेमी दशा के बाद जो है खूंटियां चलती हैं, जिन खूंटियों को कहा जाता है पेगिंग। 55 दिन के करीबन होती है ये स्टेज पैगिंग। खूंटियां चलने को ही पैगिंग कहा जाता है। 55 डेज के बाद, लगभग आफ्टर 55 डेज, आफ्टर 55 डेज यानी कि 55 दिन के बाद जो होता है मूंगफली में खूंटियां चलने लगती हैं। आफ्टर पॉलिनेशन के बाद, परागण के बाद जो है खूंटियां जब नीचे के लिए चलती हैं तो उसी को हम पैगिंग कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका मूंगफली। इसमें एक नेशनल पेस्ट भी लगता है, नेशनल पेस्ट मूंगफली में लगता है। उसका नाम क्या है? मूंगफली का नेशनल पेस्ट, राष्ट्रीय कीट कहा जाता है इसे, राष्ट्रीय कीट नेशनल पेस्ट होता है। उसका नाम है आपका व्हाइट ग्रब, जो होता है होलोट्राइशिया कंसनगुनिया, होलोट्राइशिया कंसनगुनिया, है ना, ये होता है आपका व्हाइट ग्रब। इसका आकार कर्वेचर आकार सी होता है, सी की तरह होता है। अभी आपको बताइए, दिखा दें हम होलोट्राइशिया कंसनगुनिया। देखिए इसकी कोलियोप्टेरा फैमिली होती है, कोलियोप्टेरा ऑर्डर के इंसेक्ट होते हैं होलोट्राइशिया। ये देखिए ये है मूंगफली का व्हाइट ग्रब, है ना, ये इस तरीके का होता है और ये नीचे जमीन में रहता है होलोट्राइशिया कंसनगुनिया, है ना। अब ये जमीन में जब रहेगा तो मूंगफली को धीरे धीरे क्या करेगा? काट देगा, है ना, उसके दाने भी खा लेगा होलोट्राइशिया। ठीक है, तो ये होता है इस तरीके से, हमने बताया था सी आकार का होता है। देखिए सी बनी है, कर्वेचर सी आकार का इसका होता है। व्हाइट ग्रब यानी कि सफेद है, और ग्रब का मतलब उसका जो है लार्वा है, कोलियोप्टेरा ऑर्डर का इंसेक्ट है ये व्हाइट ग्रब। इसका वैज्ञानिक नाम होता है होलोट्राइशिया कंसनगुनिया। ठीक है, नेशनल पेस्ट है। ठीक है, कैसा पेस्ट है? नेशनल पेस्ट है। देखिए इसीलिए बड़ा भी है। चलिए अगला है एरोइंग से जाना जाता है। तो एरोइंग देखिए जो गन्ने का पुष्प होता है उसको एरो कहते हैं, गन्ने का जो पुष्प होता है उसको एरो कहते हैं, तो उसी से संबंधित है एरोइंग। गन्ने में कल्ला निकलने को, नहीं कल्ला को क्यों कहेंगे, टिलर्स कहेंगे ना उसे। गन्ने में पुष्पक्रम निकलने को, गन्ने में पत्तियों के नुकीलेपन को, ये भी नहीं होगा तो ये हो जाएगा आपका गन्ने में पुष्पक्रम निकलने को कहते हैं एरो। एरो इसका पुष्प होता है तो एरोइंग हो जाएगा पुष्पक्रम निकलने को या पुष्पगुच्छ निकलने को, जो भी है। चलिए रॉगिंग, देखिए रॉगिंग होता है, एक होता है एरेडिकेशन, एक होता है रॉगिंग। रॉगिंग एरेडिकेशन एक शब्द और आता है, देखिए दोनों का मतलब बता देते हैं। ये आपका पैथोलॉजी में यूज किया जाता है। एरेडिकेशन यानी कि किसी को एरेडिकेट कर देना, है ना। एरेडिकेशन का मतलब निकाल के फेंक देना उसे वहां से, एरेडिकेशन। रॉगिंग का मतलब होता है जैसे कोई हमने पौधा बोया, किसी वैरायटी को, जैसे हमने कोई गेहूं की वैरायटी PBW 502 बोई, अब उसमें दूसरी वैरायटी जो है PBW 343 मिली हुई है। तो जो हमारा मेन फील्ड था, समझिएगा बात को, जैसे हमारा एक फील्ड था, इसमें हमने 502 बोया है, PBW 502 का फील्ड है। अब इसमें कहीं से हमारा PBW 343 आ गया, समझिए बात। तो ये हमारा रॉग हो गया, ये क्या हो गया? राग हो गया, राग प्लांट, है ना। और इसी प्लांट को इस खेत से बाहर करने की क्रिया को कहते हैं रॉगिंग, है ना। इसी प्लांट को इससे बाहर करने की क्रिया को क्या कहेंगे? रॉगिंग। ठीक है, तो फसलों में रोग नियंत्रण के लिए ये नहीं होगा, फसलों में खरपतवार नियंत्रण के लिए नहीं, वांछित किस्म की फसल से अवांछित पौधों को निकालना, है ना। देखिए वांछित किस्म की फसल है PBW 502 और अवांछित हमारी PBW 343 थी, तो इसको यहां से बाहर कर देंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा? रॉगिंग। ठीक है, वांछित फसल है, इसे हमें चाहिए है, ये वांछित है, ये क्या है? वांछित है, और ये क्या है? अवांछित है। तो अवांछित को जब वांछित से बाहर कर देंगे तो कहलाएगा हमारा क्या? रॉगिंग। ठीक है, तो ये होती है रॉगिंग। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक पर परागित फसल है, यानी क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। देखिए क्रॉस पॉलिनेटेड को पहचानने के लिए आपको आइसोलेशन डिस्टेंस पता हो, तुरंत आप बता देंगे कौन क्रॉस पॉलिनेटेड है। देखिए टमाटर आइसोलेशन डिस्टेंस कितनी है? 50-25 है कि नहीं? कम है तो समझ जाएंगे सेल्फ पॉलिनेटेड है। ठीक है, मिर्च की भी कम है, मूली की भी, मूंगफली की भी कम है। सबसे हाईएस्ट आइसोलेशन डिस्टेंस 1000 मीटर होती है इनमें से, किसकी? फूल गोभी की, कॉलीफ्लावर की हाईएस्ट आइसोलेशन डिस्टेंस होती है, यानी कि पृथक्करण दूरी। पृथक्करण दूरी सबसे ज्यादा होती है किसकी? पृथक्करण दूरी सबसे ज्यादा होती है फूल गोभी की, 1000 मीटर। तो इसलिए सब क्रॉस पॉलिनेटेड वैरायटी इसमें कौन सी हो जाएगी? फूल गोभी, है ना, या फसल। चलिए आगे देखेंगे, अगला है कपास की ब्लैक आर्म बीमारी, है ना। ब्लैक आर्म, ब्लैक आर्म जो होती है कपास में, वो होती है बैक्टीरिया के द्वारा, है ना। किसके द्वारा होती है? बैक्टीरिया के द्वारा, ठीक है, जीवाणुओं द्वारा, इसमें हो जाएगा जीवाणुओं के द्वारा। और ब्लैक आर्म का जो काजल आर्गन्स होता है वो बैक्टीरिया होता है मालवा सीरम, है ना। मालवा सीरम बैक्टीरिया जो होता है वो ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन का जो है काजल आर्गन्स होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। अगला है
बहुचर्चित आयरिश फेमाइन, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आयरिश फेमाइन 1845 में आया था, 1845 में आयरिश फेमाइन, ठीक है। तो आयरिश फेमाइन जो आयरलैंड में आया था, ये पछेती झुलसा के कारण आया था। किसके कारण आया था? पछेती झुलसा, अकाल पड़ा था, फेमाइन पड़ा था, तो इसी को आयरिश फेमाइन कहा गया। पछेती झुलसा के कारण 1845 में आयरलैंड में आया था। इसके कारण ड्यू टू स्टारवेशन यानी कि भूखमरी के कारण 20 लाख लोगों की मौत हो गई थी। 20 लाख पीपल्स विल डाई, है ना, 20 लाख लोग जो है मर गए थे। किसके कारण? भूखमरी के कारण। तो 1845 में आया था पछेती झुलसा। कौन सा झुलसा? पछेती, यानी कि आलू का पछेती झुलसा। तो आयरिश फेमाइन इसी से संबंधित है, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय मृदा सुधारक है? हमने बताया था आपको अम्लीय मृदा और क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए। क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए आप प्रयोग करते थे जिप्सम, पाइराइट, और अम्लीय मृदा के लिए हमने पढ़ाया था विधिवत तरीके से, हमने कहा था चूना का प्रयोग करेंगे या मट्ठा का प्रयोग करेंगे, है ना। तो चूना का जब प्रयोग नहीं, मट्ठा का, तो क्षारीय को सुधारने के लिए, क्योंकि मट्ठा खुद अम्लीय होता है, ठीक है। चूना का प्रयोग करेंगे अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। चलिए अगला है संयुग्म है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुग्म है? तो धान। देखिए व्हाइट ग्राफ जो होता है ये मूंगफली का कीट है। किसका कीट है? मूंगफली का कीट है, व्हाइट ग्राफ। इसके बाद गन्ना जो होता है इसमें बीबल नहीं लगती है। व्हाइट आंट, सफेद चींटी यानी कि दीमक, सफेद चींटी को हम कहेंगे दीमक, और दीमक इसमें लगती नहीं है आलू में, है ना। ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। सही हो जाएगा हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा, है ना। फली वेदक जो चने का होता है हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा, चने का फली वेदक हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा, यही सही हो जाएगा। यहीं पर सही सुमेलित यही है। और ये जो देखिए मूंगफली का कीट है, ये व्हाइट आंट आलू में नहीं लगता है, ये लगता है गेहूं में, ठीक है। गन्ना में बीबल नहीं लगता है, बीटल्स लगते हैं, और चना में फली वेदक लगता है, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्लड रेड, एक वैरायटी है ये माल्टा की, ठीक है। इस समय प्रेजेंट टाइम में मार्केट में माल्टा आ रहा है ना, माल्टा। और माल्टा लोग संतरा समझ रहे हैं। समझ, जुलाई में आप फल की दुकान पे जाएंगे तो आपको माल्टा रखा मिलेगा, और लोग उसको संतरा कहते हैं। बहुत मोटी स्किन होती है माल्टा की, है ना। तो ये स्वीट ऑरेंज होता है माल्टा, ठीक है। स्वीट ऑरेंज, मीठा ऑरेंज होता है, मीठा संतरा को ही माल्टा कहते हैं। तो ब्लड रेड इसकी वैरायटी है। अगला है सब्जियों की सामान्य आवश्यकता प्रतिदिन प्रति व्यक्ति होती है, तो ये होती है लगभग 285 ग्राम, ठीक है। कितनी होती है? 285 ग्राम पर डे पर जो है कैपिटा, पर कैपिटा पर डे, पर कैपिटा पर डे, पर कैपिटा पर डे का मतलब होता है एक व्यक्ति को एक दिन में 285 ग्राम सब्जियों की आवश्यकता होती है, ठीक है। और अगर कहते हैं कि दूध, तो दूध लगभग 240 ग्राम, मिल्क या दूध। अगर हम कहते हैं कि अनाज, तो लगभग 450 ग्राम अनाज, ग्रेन्स, ठीक है। तो ये सब होता है। इसके बाद शुगर 40 ग्राम, 40 ग्राम शर्करा भी खानी चाहिए आदमी को। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी सही, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है सुपर स्टार प्रजाति है, तो सुपर स्टार इज अ वैरायटी ऑफ रोज, ठीक है। सुपर स्टार इज अ वैरायटी ऑफ रोज। 1 हेक्टेयर में गन्ना बोने में गन्ने के टुकड़ों की संख्या हमने बताया था 35 से 40 हजार। कितना बताए थे? 30 से 40 हजार भी होता है, 35 से 40 हजार भी होता है। तो उसमें वही आप ऑप्शन 35 से 40 वाला सी सही कर लीजिए। 35 से 40 हजार सेट्स होते हैं, है ना। देखिए इसमें हो सकता है कुछ आंसर गलत दिए गए हों, क्योंकि बुक वो जो थी वो थोड़ा उसमें मिस प्रिंट भी थी और मिस आंसरिंग भी थी। तो हम आंसर आपको यहाँ पर सही बता दे रहे हैं, ठीक है। यही आंसर जो बता रहे हैं ये सही है, ठीक है। 35 से 40 हजार सेट्स होते हैं, और 3 आंखों वाले, 3 आंखों वाले, यानी कि आंखें लगभग 2 से 3 आंखों वाले, है ना। आंखों की संख्या इसमें, यानी कि जो बर्ड्स निकलती है, जो सेट्स बनाए जाते हैं उनमें जो बर्ड निकलती है वो 2 से 3 बर्ड होनी चाहिए उसमें। क्योंकि एक तरफ हो सकता है एक बर्ड जो है कभी कभी कोई इंसेक्ट पेस्ट के कारण खराब हो जाए, तो दूसरी बर्ड जो है वो जर्मिनेशन कर जाए, ठीक है। तो 2 से 3 बर्ड्स होनी चाहिए। तो 35 से 40 हजार सेट्स लगती हैं 1 हेक्टेयर के लिए। और इन सेट्स को जो है बताया जाता है कि एगलाल से जो है ट्रीटेड करना चाहिए, जैसे जो है आपका रेड राट, कोलेप्टोटाइकम फाल्केटम न लगे। तो रेड राट के बचाव के लिए जो है एगलाल या एरिटान से इसको जो है ट्रीटेड करते हैं। वैसे एगलाल या एरिटान जो है अब जो है एरिटान तो बैन है, एगलाल भी बैन हो रहा है, और एग्रेसान भी बैन है, क्योंकि ये सब आर्गेनो के जो है पेस्टिसाइड, फंगीसाइड है, तो ये थोड़ा ज्यादा हार्मफुल है ह्यूमन बीइंग के लिए भी, तो इनको बैन किया जा रहा है, ठीक है। अगला है जीवन का भौतिक आधार, ये तो सभी को पता होगा, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। जीवन का भौतिक आधार होता है प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट, पर्ण क्लोरोफिल अवशोषित करता है, तो लाल प्रकाश, रेड प्रकाश अवशोषित करता है। और हमने एक दिन बताया था कितना प्रकाश, कितना जो है इंटेंसिटी की इसमें जो है बैक्स होनी चाहिए, वो एक दिन हमने बताया था, ठीक है। तो वो सब याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है सूक्ष्म आरएनए है ना। स्मॉलेस्ट आरएनए है तो टीआरएनए, ट्रांसफरेबल आरएनए, है ना। टीआरएनए क्या है? सबसे छोटा आरएनए है, स्मॉलेस्ट आरएनए है टीआरएनए।
ठीक है, टीआरएनए, एमआरएनए है ना, और मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफरेबल आरएनए, आरआरएनए का मतलब राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन सा आरएनए होता है? आरआरएनए, 80% होता है करीबन। ठीक है, तो आरआरएनए को कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। ये देखिए, ये होता है 80% के करीबन। ठीक है, जेनेटिक आरएनए क्या मतलब? एमआरएनए मैसेंजर आरएनए होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नींबू प्रजाति में लिटिल लीफ का संबंध होता है। देखिए, लिटिल लीफ जो होता है तांबा की न्यूनता से होती है नींबू में, यानी कि लिटिल लीफ। ठीक है, लिटिल लीफ, छोटी पत्ती। और अगर हम बात करें नींबू में डाइवैक, ये भी इसी के कारण होगा। नींबू में एक्जेंथेमा, ये भी इसी के कारण होगा। नींबू में एलो लीफ, पीली पत्ती, ये जो है मोलिब्डेनम के कारण होगा। नींबू में एलो लीफ, पीली पत्ती, मोलिब्डेनम के कारण। लिटिल लीफ, डाइवैक और एक्जेंथेमा, ये सभी जो होंगे वो होंगे आपके तांबा की न्यूनता से। किसकी न्यूनता से? तांबा की, यानी कि कॉपर की, डिफिशियंसी ऑफ कॉपर। ये तीनों चीजें होंगी डिफिशियंसी ऑफ कॉपर। ठीक है, तो ये हो गया। और एलो लीफ जो है पीली पत्ती, ये मोलिब्डेनम की कमी से। चलिए आगे देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, यानी कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं है, ये पूछ रहा है। देखिए, फिर नहीं वाला आ गया एक प्रश्न, है ना, है या नहीं है? नहीं है बता रहा है। नहीं है का मतलब कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पूछ रहा है वो। मैक्रो नहीं पूछ रहा है, मैक्रो यानी कि बड़े न्यूट्रिएंट्स। देखिए, तांबा माइक्रो है, बोरान भी है, मैग्नीज है, सल्फर नहीं है। ये कैसा है? सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स है। सल्फर कैसा है? द्वितीयक पोषक तत्व है। द्वितीयक पोषक तत्व में विद्यार्थियों देखेंगे CaMgS, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये कैसे होते हैं? सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। प्राइमरी में आपने प्राथमिक में पता ही होगा, प्राथमिक में NPK, CHO आधारी होते हैं। ये कैसे होते हैं? आधारीय होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पर B, गंधक। ठीक है, नेक्स्ट है क्लोरोफिल नहीं बनता, है ना। क्लोरोफिल क्यों नहीं बनता? देखिए, मैग्नीशियम की अनुपस्थिति के कारण क्लोरोफिल नहीं बनता है। ठीक है, Mg की अनुपस्थिति के कारण, किसकी अनुपस्थिति के कारण? Mg की अनुपस्थिति के कारण क्या नहीं बनता है? क्लोरोफिल नहीं बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर सही। अगला देखेंगे, उत्तर प्रदेश में पर्वतीय मृदा का निर्माण हुआ है, यानी कि जो माउंटेन या हिल सॉइल्स है, इसका निर्माण देखिए कैसे होगा। जो पर्वतीय मृदा है, हिल सॉइल्स है, हिल सॉइल्स है ही नहीं, पहली बात उत्तर प्रदेश में बहुत कम है। जैसे आप बिंद पर्वत श्रेणी के पास जाएंगे वो है, और उसके बाद थोड़ा इधर अगर जाएंगे पीलीभीत साइड में हल्का फुल्का, यहाँ तो वैसे नहीं मिलती है, बहुत कम मिलती है। शिवालिक रेंज के टूटे फूटे पत्थर हैं, वही है। ठीक है, तो इन पर्वतीय मृदाओं का निर्माण सिस्ट से होता है, सिस्ट और बायोटाइट, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिस्ट और बायोटाइट से इनका निर्माण होता है। हमने जब आपको सॉइल साइंस पढ़ाई होगी तो हमने आपको बताया होगा कौन कौन से प्राइमरी मिनरल्स हैं, कौन कौन से सेकेंडरी मिनरल्स हैं। कौन कौन से प्राइमरी मिनरल्स हैं, कौन कौन से सेकेंडरी मिनरल्स हैं। चलिए आगे देखेंगे। अगला है सुपर फास्फेट में P2O5 का प्रतिशत मात्रा होती है तो 16%। सिंगल सुपर है ना, ये सिंगल सुपर है, केवल उसने लिख दिया सिंगल नहीं लिखा, इसलिए कंफ्यूजन हो गया होगा लोगों को। तो सिंगल सुपर फास्फेट है, डबल 32, ट्रिपल 46 से 48%। ठीक है, सिंगल, डबल और ट्रिपल। चलिए आगे देखते हैं। जीन का पृथक्करण होता है सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता है ना, या इसी को कहते हैं, और इट इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, इट इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, है ना। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, इसमें क्या होता है? F, देखिए यहाँ पर ऑप्शन गलत है। F2 पीढ़ी में गैमीट बनने के कारण जो होता है सेग्रीगेशन, यहाँ F1 नहीं होगा। जीन का पृथक्करण F2 पीढ़ी में गैमीट बनने के कारण होता है ना। जीन का पृथक्करण होता है F2 पीढ़ी में के गैमीट बनने के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें। F3 पीढ़ी नहीं, F2 पीढ़ी भी नहीं, F1 भी नहीं। ठीक है, तो F2 पीढ़ी में गैमीट बनने से जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मतलब गैमीट्स का सेग्रीगेशन होता है। ठीक है, पृथक्करित होते हैं। देखिए, ये एक है दशा है 2n -1 -1। देखिए, एक होता है मोनोसोमी, और मोनोसोमी की जो दशा होती है 2n -1 होती है, और यहां पर स्थिति लिखी है आपकी 2n -1 -1, तो ये हो गई डबल मोनोसोमी, ये हो गई डबल मोनोसोमी। मोनोसोमी इसके बाद होती है नल्ली शोमी, ये होता है 2n -2। इसके बाद ट्राइसोमी 2n +1। टेट्रासोमी 2n +2, ये होता है। ठीक है, मोनोसोमी की स्थिति होती है 2n -1, डबल मोनोसोमी 2n 1 -1, ट्राइसोमी होता है 2n +1, टेट्रासोमी होता है 2n +2। ठीक है, चलिए, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा द्विगुण सूत्र कायक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, द्विगुण सूत्र कायक, यानी कि डबल मोनोसोमी।
अगला है उत्परिवर्तन का शब्द निर्माण किया, यानी कि म्यूटेशन। म्यूटेशन म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन, अचानक से किसी चीज में चेंज। हमने बताया था म्यूटेशन रेफर्स टू द सडन हेरिटेबल चेंज इन द फेनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कि अचानक किसी चीज में चेंज हो जाना क्या कहलाता है, म्यूटेशन कहलाता है। ठीक है, और म्यूटेशन जो है 0.1% ही केवल जो है बेनिफिशियल होता है, 99.9% जो होता है हार्मफुल होता है। म्यूटेशन 0.1% ओनली बेनिफिशियल और 99.99% म्यूटेशन हार्मफुल, यानी कि हानिकारक होता है। 99.9%, केवल 0.1% ही लाभदायक होता है म्यूटेशन। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए, ह्यूगो डी ब्रीच। कृष्णनील एक बरसी पौधा एनुअल प्लांट है। ठीक है, कृष्णनील जो है एनुअल प्लांट है। कैसा है, एनुअल प्लांट है कृष्णनील। ठीक है, एक बरसी पौधा है। ये बीट साइंस का प्रश्न है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है अंतर फसलीय का तात्पर्य है, यानी कि इंटरक्रॉपिंग की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, इंटर क्रॉपिंग की बात कर रहा है। तो इंटरक्रॉपिंग में देखिए, दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ मिलवा रूप में, नहीं मिलवा अगर कह देगा यहां पर तो ये हो जाएगी मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग ये हो जाएगी मिश्रित खेती, है ना, ये मिक्स हो जाएगी, ये नहीं होगी। ठीक है, मिलवा नहीं होगी। दो या दो से अधिक फसलों का एकांतर पंक्तियों में बोना, या दो या दो से फसलों को उसी क्षेत्र में एक वर्ष में, इसका कोई मतलब नहीं, ये हो जाएगा सही आपका बी। दो या दो से अधिक फसलों का एकांतर पंक्तियों में बोना, दिस इज नॉन एज इंटरक्रॉपिंग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। C3 पौधों में प्रकाश संश्लेषण का प्रथम उत्पाद होता है, तो ये होता है OAA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, और जो फास्फोग्लिसरिक एसिड होता है PGA, ये होता है PGA, ये C4 प्लांट्स का होता है, फास्फोग्लिसरिक एसिड, है ना। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ये होता है C3 पौधों का फर्स्ट उत्पाद। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है देखिए, एक होता है कैम प्लांट, ट्रांसलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। कैम प्लांट भी होते हैं, इनमें ज्यादातर जीरोफाइट्स पाए जाते हैं, है ना। कैम प्लांट में जीरोफाइट्स का मतलब जिसकी जड़ें जो है नीचे तक जाती हो ज्यादा, वो होते हैं जीरोफाइट्स। ठीक है, अब देखिए नाइट्रोजन की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है गोबर की खाद, देख लीजिए, ये होती है पोल्ट्री, ये होती है वर्मी कंपोस्ट और बायोगैस स्लरीज, सभी की नाइट्रोजन लिखी हुई है। बताइए किसकी सबसे ज्यादा, तो इसमें हो जाएगी वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है धान की सुगंधित सबसे ज्यादा इनमें से प्रजाति है, तो टाइप 21 जया IR8 और टाइप 3, तो टाइप 3 टाइप 9। ठीक है, टाइप 9 भी है, सबसे ज्यादा है सुगंधित टाइप 3, और टाइप 3 के बाद है टाइप 9, और फिर जो है इसमें जो सुगंधित प्रजातियां हैं उनमें आती है बासमती। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही। चलिए आगे देखते हैं। अगला है सूरजमुखी तेल में कसैलापन का कारण ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण। सूरजमुखी के तेल में कसैलापन का कारण होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑक्सीडेशन के कारण सूरजमुखी का तेल कैसा होता है, कसैला होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है कपास में रुई का प्रतिशत हमने बताया था 25 से 43% तक होता है, यानी किसी को कहते हैं गिनिंग परसेंट, गिनिंग प्रतिशत। गॉसिपियम होता है ना कपास, गोसिपियम अर्बोरियम हर्वेशियम हिरसुटम बार्बाडेंस, ये सब कपास है ना, और इसमें गिनिंग परसेंट 25 से 43 होता है, तो गिनिंग परसेंट को ही रुई कहते हैं, है ना। तो रुई और गिनिंग एक ही बात है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 25 से ऊपर। ठीक है, चलिए अगला है आलू की पछेती झुलसा अवरोधी प्रजाति है। देखिए, अब पछेती झुलसा चंद्रमुखी, चंद्रमुखी कैसी प्रजाति है, कुफरी चंद्रमुखी, अरली है, अरली है, अंगेती है, कुफरी ज्योति, कुफरी बादशाह, कुफरी अलंकार, अलंकार भी अंगेती है ना। कुफरी बादशाह पछेती है, बादशाह कुफरी जिसको कहते हैं, और यही सही हो जाएगा, पछेती झुलसा के प्रति अवरोधी भी है ना। लेट वैरायटी है ना। देखिए, बादशाह कुफरी या कुफरी बादशाह, कुफरी बादशाह पछेती है, और पछेती इसीलिए उसी वैरायटी को पछेता बोया जाता है जो पछेती झुलसा के प्रति रेसिस्टेंसी पावर रखती हो थोड़ी बहुत, है ना, तो उसी को पछेती झुलसा के लिए बोया जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला देखेंगे। अगला है आम्रपाली, तो डीएनए होता है, डीएनए यानी कि दशहरी इंटू नीलम इक्वल टू आम्रपाली, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, डीएनए आरएनए, है ना, यानी कि रत्ना नीलम जो होती है अल्फांसो। अगला सीएफटीआरआई, सीएफटीआरआई, सीएफटीआरआई सेंट्रल, सीएफटीआरआई कहां पर है, मैसूर, कहां पर है,
मैसूर में है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, CFTRI। अगला है कीट नियंत्रण के लिए सिस्टमेटिक कीटनाशी है ना। सिस्टमेटिक जो इंसेक्टिसाइड है वो आपका है फास्फेमिडान। फास्फेमिडान जो होता है सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड है, और फास्फेमिडान जो होता है इसका ट्रेड नेम है, फास्फेमिडान का ट्रेड नेम है डायमेथ्रॉन। ठीक है, तो ये हो गया फास्फेमिडान। क्लोरपाइरीफास का जो ट्रेड नेम होता है डरमेट, है ना, क्या होता है डरमेट। अभी लिखा देंगे एक दिन हम, क्विनाल्फास और ये सब बता देंगे। अगला है ओरोबैंकी। हमने बताया था ओरोबैंकी, आपको एक दिन दिखाई भी थी ओरोबैंकी। किसी की जड़ में पूर्ण रूप से लगी हुई तो पूर्ण मूल परजीवी हो जाएगी। किसी की जड़ में जब पूर्ण रूप से लगी होगी तो पूर्ण रूट पैरासाइट हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? टोटल रूट पैरासाइट। टोटल रूट पैरासाइट हो जाएगी, पूर्ण जड़ परजीवी हो जाएगी। कौन? ओरोबैंकी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1। अगला देखेंगे, नींबू की कैंकर बीमारी का कारण है ज़ैंथोमोनास सिट्रस कैंकर, है ना। अब देखिए कैंकर जो है नींबू में कैसा दिखता है, जब नींबू जो आप पीला लाते हैं उसके ऊपर जब ब्राउन कलर का जो है छोटे छोटे दाने दिखने लगते हैं आपको, है ना, वही सिट्रस का कैंकर है। ठीक है, जब आप कैंकर लाएंगे, नींबू लाएंगे, देखिए इस तरीके का दिखता है। इस समय बहुत सिट्रस कैंकर दिख रहा है नींबू में। ये देखिए इस समय नींबू में ये स्थिति बहुत दिख रही है, पीला नींबू होता है और इसके ऊपर जो है कैंकरस अपीयरेंस होता है। ये बैक्टीरिया के कारण होता है, ज़ैंथोमोनास सिट्राई। ये देखिए ब्लैक ब्लैक स्पॉट हैं इसमें पड़े हुए हैं, ये सिट्रस कैंकर है। ठीक है, तो ये कैंकर है। एग्रीमाइसिन का प्रयोग कर सकते हैं इसके नियंत्रण के लिए। ठीक है, चलिए, तो ये हो जाएगा जीवाणु रहित बैक्टीरियल है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। टुंगरू एक विषाणु है ना, टुंगरू विषाणु है, और ये होता है किसमें? टुंगरू ये होता है आपका धान में, और धान में इसको फैलाने का वाला बैक्टर जो है ग्रीन लीफ हॉपर, क्या होता है? GLH को कहते हैं ग्रीन लीफ हॉपर। GLH को कहते हैं ग्रीन लीफ हॉपर। नेपोटेटिस बायरस्केंस, है ना, इसका वैज्ञानिक नाम होता है नेपोटेटिस बायरस्केंस। ये टुंगरू है, धान में लगता है। ठीक है, तो इसको फैलाता है GLH ग्रीन लीफ हॉपर। चलिए आगे देखते हैं। अगला है केंद्रीय मृदा लवण अनुसंधान संस्थान, सभी को पता है करनाल में है, हरियाणा में है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका C। नेक्स्ट है गेहूं में पौधा है, कैसा है? C3 है ना, कैसा पौधा है? C3 है। चलिए आगे देखेंगे। धान में होता है पुंकेसरों की संख्या कितनी होती है धान में? ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा गया है, बहुत बार परीक्षाओं में कैडेट में आया है। 6 पुंकेसर होते हैं। स्टेमन्स जो धान में होते हैं वो होते हैं 6, और जो गेहूं में स्टेमन्स होते हैं, गेहूं में स्टेमन्स होते हैं 3। गेहूं में कितने होते हैं? 3। इनको बहुत कंफ्यूज कराया जाता है कि गेहूं में कितने होते हैं, धान में कितने होते हैं। तो गेहूं में स्टेमन्स होते हैं 3 और धान में स्टेमन्स होते हैं 6। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, एक्रीशेट कहा जाता है इसे। एक्रीशेट आपका हैदराबाद में, कहां है? हैदराबाद में। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। इसके बाद स्वनिश्चितता विकास में सहायक है ना, स्वनिश्चितता यानी कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। देखिए सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, स्वनिश्चितता। देखिए स्वनिश्चितता का मतलब है कि ये कोई फ्लावर है, इसमें नर भी है, इसमें मादा भी है, और ये नर, इसी का नर जो है इसी के मादा से फर्टाइल नहीं हो सकता, यानी कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है। ये किसी दूसरे से ही फर्टाइल होगा, तो ये हमें क्या करेगा? किसमें सहायक होगा? तो ये हमें क्रॉस पॉलिनेशन के लिए सहायक होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इसी से फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता है, क्रॉस नहीं इसका बन सकता है, क्योंकि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है ना। तो ये किसी दूसरे से जो है, यहां से इसका नर या मादा कुछ भी आएगा, है ना, तो यहां से क्रॉस करेगा, यानी कि दूसरे फ्लावर से क्रॉस करेगा, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा दे रहा है, यानी कि ये संकर प्रजाति के लिए इंपॉर्टेंट होता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, संकर बनाएगा यानी कि हाइब्रिडाइजेशन होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा यानी कि संकरण होगा। क्या होगा? संकरण होगा और संकर बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन सी। अगला है अमरूद की बेदाना प्रजाति है, तो ये एनाप्लाइडी है, एन्यूप्लाइडी है ना, डिप्लाइडी भी नहीं, टेट्राप्लाइडी, एप्लाइडी नहीं, एन्यूप्लाइडी होती है। चलिए आगे देखते हैं। एलेक्रोपिंग का तात्पर्य है, देखिए एलेक्रोपिंग हमने आपको बताया था कि चारा वाली फसलें एलेक्रोपिंग कहलाती हैं। ठीक है, अब शीघ्र बढ़ने वाले वृक्षों की दूरी पर लगाई गई 2 कतार के बीच चाराग्राही फसल उगाना। शीघ्र बढ़ने वाली वृक्षों की दूरी पर लगाई गई 2 कतार के बीच फसल उगाना। देखिए फसल तो कतई नहीं हो सकता है। शीघ्र बढ़ने वाली वृक्षों की दूरी पर लगाई गई 2 कतार के बीच केवल लघुवत की फसल, ये भी नहीं हो सकता है। शीघ्र बढ़ने वाले वृक्षों की दूरी पर लगाई गई 2 कतार के बीच चारे की फसल उगाना।
चारे की फसल उगाना, चारागाह नहीं उगाना, ठीक है। चारागाह तो हो जाएगा रैंचिंग, यानी कि पूरा का पूरा जो है पूरा क्षेत्र कैसे, तो फसलों के बीच में पूरा मतलब फील्ड, ये कह रहे हैं चारागाह बना दो। चारागाह नहीं बनेगा, केवल फसलें उगेंगी, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही डी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है अधिक पीएच मान वाली भूमि में सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है। हमने आपको बताया था जौ, बार्ले, हमने आपको बताया था बार्ले। हमने कहा था जब भूमि सुधार पढ़ाए रहे थे हम, तो हमने बताया था कि सबसे पहले जो है भूमि सुधार करने के बाद उसमें जो है जौ बोएंगे, सबसे पहले क्या बोएंगे, जौ बोएंगे, ठीक है। तो हाईएस्ट जो है साल्ट टॉलरेंस क्रॉप होती है जौ, तो इसी को जो है हाई पीएच पर बो सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा 6 रो बार्ले है, तो हार्डियम बल्गेयर है ना। 2 रो अगर पूछता तो हार्डियम डिस्टेंस लिखा हुआ है यहाँ पर, ये होता है 2 रो बार्ले, ये होता है 2 रो बार्ले, हार्डियम डिस्टेंस होता है 2 रो बार्ले, और ये होता है 6 रो बार्ले, भूल गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा C4 पौधा है, तो आपका हो जाएगा सीधा सीधा करना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लंबे दिन यानी कि लॉन्ग डे वाली फसलें हैं, तो लॉन्ग डे वाली देखिए उसमें हो जाएगी चना, मटर, मसूर, खेसारी, यानी कि जिनके पकने के समय में क्या होता है, दिन लंबा हो जाए। चना रबी ऋतु का है, जब पकेगा तो दिन लंबा हो जाएगा। खेसारी, मटर, इनमें समय दिन लंबा हो जाएगा, तो हो जाएंगे लंबे ऋतु वाली यानी कि लॉन्ग डे प्लांट। अगला है निमग्न मृदा में कार्बनिक पदार्थों का अपघटन अधिकतर होता है ना, यानी कि जो निमग्न मृदाएं हैं यानी कि निचली मृदाएं है ना, लोलैंड एरियाज की मृदाएं हैं, उनमें जो है पदार्थों का अपघटन जो होगा वो एक्टिनोमाइसीटीज के द्वारा होगा। हाईएस्ट जो अपघटन होता है वो होता है एक्टिनोमाइसीटीज। हमने बताया था कि एक्टिनोमाइसीटीज के कारण ही क्या होता है, हमें जो जब पहली बारिश होती है तो धरती की जो सुगंध निकलती है, यानी कि सुगंध जो होती है वो किसके कारण आती है, धरती से, वो आती है एक्टिनोमाइसीटीज के कारण, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन सी हो जाएगा एक्टिनोमाइसीटीज। अब देखिए देखिए आप जीएस के प्रश्न है, थोड़ा जीएस जो है देख लीजिए, वैसे इस लेवल की आएगी नहीं तुम्हारे में, लेकिन रख दिया इस बार हमने, है ना। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था, जो आर्य थे, आर्य कौन थे, मध्य एशिया से जो आए थे। मैक्स मूलर के अनुसार आर्य वो थे जो मध्य एशिया से आए, और जो द्रविड़ थे वो दक्षिण भारत के रहने वाले लोगों को द्रविड़ कहा जाता है। बेसिकली मोस्ट प्रोबेबल इंडियंस वही हैं, दक्षिण भारतीय, लेकिन हम लोग जो है मुस्लिम समझिए हम लोगों को, क्योंकि हम लोग जो है कहां से आए हैं, मध्य एशिया से आए हैं। तो ये इनके प्रमुख भोजन था दूध और उसके उत्पाद, मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स। चलिए आगे देखते हैं। अशोक के शिलालेख में किस लिपि में खुदे हुए हैं, ज्यादातर देखिए अशोक के शिलालेख जो है ब्राह्मी में है, खरोष्टी में है ना, अरमाइक में है। इसमें ब्राह्मी के बाद खरोष्टी दी है क्या, खरोष्टी नहीं दी, तो खरोष्टी अगर लिखी होती तो वो भी चल जाती, अरमाइक लिखी होती वो भी चल जाती, है ना। ये नहीं लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर ब्राह्मी लिखी हुई तो ब्राह्मी सही हो जाएगी, ठीक है। अगला देखेंगे लिच्छवी दौहित्र किसे कहते हैं। लिच्छवी दौहित्र यानी कि लिच्छवी का पुत्र, है ना, लिच्छवी की रानी का पुत्र जो था वो था समुद्रगुप्त। कौन था, समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है। चलिए आगे देखेंगे। हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी कहां थी। देखिए हर्षवर्धन वैसे तो राजा कन्नौज का था, कन्नौज का राजा यानी कि शासक बना 606 ईस्वी में, परंतु ये पहले जो है थानेश्वर का राजा था। थानेश्वर का राजा खैर नहीं था, इसके पिताजी की प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर थी, ठीक है। किसकी, हर्षवर्धन के पिताजी जो थे, है ना, इसका बड़ा भाई था हर्षवर्धन का राज्यवर्धन, है ना, और इनके पिताजी जो थे पुष्करवर्धन, तो उनकी प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर थी हरियाणा के पास। उसके बाद हर्षवर्धन 606 में कन्नौज का शासक बना, तो प्रारंभिक राजधानी थी थानेश्वर। किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था, तो कुतुब मीनार 1200 कुछ में बनाया गया था, लेकिन शताब्दी 13वीं चल रही थी, ठीक है। 1200 कुछ में बनाया गया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, तो 1236 में राजा ही बना था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ईस्वी जो है जैसे इस समय 2000 चल रही है, तो सदी कौन सी कहला रही है, 21वीं सदी कहला रही है ना। लोग कहते हैं 21वीं सदी की बात है, लेकिन अभी 2000 कुछ चल रहा है, ठीक है, तो इसलिए जो है 13वीं सदी में बनी थी। चलिए आगे देखिए। लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी, ठीक है, ये तो सभी को पता होगा। अगला देखते हैं। भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था, बाबर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मोती मस्जिद किस नगर में स्थित है, तो ये मोती मस्जिद आगरा में, ठीक है। नाना फडणवीस का मूल नाम था बालाजी जनार्दन भानु, है ना। नाना फडणवीस जो थे उनका नाम था, मराठा थे नाना फडणवीस, इनका नाम था बचपन का बालाजी जनार्दन भानु, ठीक है। अगला है शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था, तो शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था 1674 ईस्वी में, राज्याभिषेक, ठीक है, 1674 में हुआ था। इसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक था, तो ये सभी को पता होगा 1885 में, 1885 में एलियन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो एओ ह्यूम होते थे, एक पक्षी वैज्ञानिक थे। एओ ह्यूम जो थे पक्षी वैज्ञानिक थे, एलियन ऑक्टेवियन ह्यूम, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। नरम दल और गरम दल के बीच टूट कहां और किस वर्ष में पड़ी, तो ये 1907 में सूरत अधिवेशन जो हुआ था, उसमें कांग्रेस जो है गरम दल और नरम दल में टूट गई थी।
है ना। तो ये हो गया 1907। नेक्स्ट है गांधी जी की अध्यक्षता में एक बार AIC ऑल इंडिया कांग्रेस एसोसिएशन जो था उसकी अधिवेशन कहां आयोजित किया जाता है, ये बेलगांव कर्नाटक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहां किया गया था, तो ये बलिया में किया गया था। यूपी का प्रश्न इसलिए दे दिया था इसे। भारत छोड़ो आंदोलन क्वाइट इंडिया मूवमेंट 1942 में चला था, 1942 में चला था। इसी को कहा गया था क्वाइट इंडिया मूवमेंट, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन, है ना। ठीक है, तो ये कहां से चला था, ये बलिया में समानांतर सरकार का इसका गठन किया गया था, क्वाइट इंडिया मूवमेंट का। ठीक है, अगला है पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस ने। देखिए पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में 1929 में की गई थी, मोतीलाल नेहरू जी ने इसकी मांग की थी। और ये जो है लाहौर अधिवेशन था 1919 में, 29 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। ठीक है, तो पूर्ण स्वराज की मांग जो है लाहौर अधिवेशन में की गई थी। अगला देखेंगे क्रिप्स मिशन भारत में कब आया, तो क्रिप्स मिशन भारत में जो है 1946 में आया था, 1946 में। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका से मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन गया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी गए थे गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका मिलने के लिए, है ना। तो यही इनके क्या थे, राजनीतिक गुरु थे, यही राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले ही महात्मा गांधी के क्या थे, राजनीतिक गुरु थे, ये भी पूछा जाता है। चलिए आगे है भारत सेवक समाज, है ना। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी, ये भी गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, चलिए अगला है पूना समझौता, पूना पैक्ट, जिसको कहते हैं पूना पैक्ट भी लिख सकता है। पूना पैक्ट किस किस के बीच हुआ था, देखिए पूना पैक्ट जो हुआ था गांधी और अंबेडकर के बीच 1932 में हुआ था। गांधी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। ये जो है थर्ड गोलमेज सम्मेलन था जो अमेरिका में 1932 में हो रहा था। उसी के बाद पूना पैक्ट किया गया, क्योंकि कुछ मांगे जो थी अंबेडकर जी की वो जो है मांगे पूरी नहीं हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि हम अलग जो है यहाँ पर संविधान सभा का गठन कर देंगे। तो इसलिए गांधी जी ने कहा कि ऐसा ना करो, हम तुम्हारे साथ जो है हर संभव बात करने के लिए तैयार है। तो वही पूना पैक्ट हो गया था। ठीक है, 1932 में। चलिए आपके जो है जीएस और एग्रीकल्चर के प्रश्न कंप्लीट हुए। अब आप जो है बायो के प्रश्न के लिए तैयार रहिएगा 5 मिनट बाद। ठीक है, सभी को आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। काफ़ी अच्छा पेपर आप लोगों ने किया होगा और पेपर तो काफ़ी आसान था। बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल हमें लगता है 50 भी किया होगा। पेपर ज़्यादा कठिन तो नहीं था, बिल्कुल बहुत आसान पेपर था। जिन बच्चों ने ट्राई किया होगा तो हमें लगता है कि 50 में तो 45 सही किए होंगे। ठीक है, चलिए फिर अब आंसर तो आपको मिल गया होगा। आंसर नहीं मिला है, आंसर की तो मिल गई होगी, अगर नहीं मिला तो ठीक है मैच कर लीजिए। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे कि विब्रियो जीवाणु, यहाँ पे लिखा है पहला क्वेश्चन लिखा है कि विब्रियो जीवाणु जो होते हैं उसका आकार कैसा होता है। हमने बताया था जो विब्रियो बैक्टीरिया होता है, विब्रियो बैक्टीरिया उसका शेप कैसा होता है बच्चों, उसका जो शेप होता है, उसका जो शेप होता है कैसा होगा भाई, जल्दी बताइए हमें क्या आंसर होगा। ठीक है, सिलेक्शन ना होने के कई रीजन है और सिलेक्शन होने के केवल एक रीजन है, ये समझ लीजिए। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा भैया, कॉमा शेप। क्या होगा भाई, कॉमा शेप हो जाएगा। तो पहले का आंसर आपका क्या हो जाएगा, तीसरा। विब्रियो क्या होगा भैया, कॉमा शेप। और स्फेरिकल कैसा होगा बच्चों, उसको हम बोलते थे बैसिलस।
नहीं, इसको बोलते थे कोकाई। क्या बोलते थे? इसको क्या बोलेंगे? कोकाई बोलते हैं। यहाँ पे देख लें, ठीक है। ये कैसा होता था? फोकस। यहाँ बोलते थे कोकाई। क्या बोलेंगे? फोकस। जो कैसा होता था? तो स्फेरिकल या गोल आकार का होता था। इसके बाद लिखा रॉड शेप, इसको हम बैसिलस बोलते थे। यहाँ पे इसको भी देख लेंगे, इसको क्या बोलते हैं भैया? बैसिलस। क्या बोलेंगे? बैसिलस। और ये कैसा होता था? रॉड शेप। ये सारे नाम आप याद करके जाइए। रॉड शेप या छड़ाकार का कौन होता है? बैसिलस नाम का बैक्टीरिया। और फोकस या राउंडेड या गोल आकार का कौन होता है? कोकस। और स्पाइरल होता था। ये तो सिंपल सी बात है। यहाँ पूछा गया विब्रियो किसका होता है? कॉमा से। और कॉमा का आकार कैसा होता है? जैसे आपने कभी पढ़ते पढ़ते आपने कोई कॉमा लगाया होगा, आपने कॉमा ऐसे लगा देते हैं, तो कॉमा के आकार का इसका स्ट्रक्चर माना जाता है, तो कॉमा के आकार का ये हो जाता है। इसके आप नोट कर लें, तीसरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते जरा क्या नेक्स्ट। यहाँ लिखा है सबसे बड़ा जीवाणु कौन सा होता है? लार्जेस्ट बैक्टीरिया। लार्जेस्ट बैक्टीरिया कौन होता है भैया? लार्जेस्ट बैक्टीरिया कौन होगा? मैंने आपको पहले ही इंडिकेट कर दिया था कि सारे के सारे सवाल आपकी किताब से हैं। मोस्टली सवाल आपकी बुक से ही दिया गया, कहीं बाहर से नहीं है। यहाँ लिखा सबसे बड़ा जीवाणु कौन होगा? स्पाइरोलम, डिप्लोकोकस, निमोनिया, डायलिस्टर निमोनी, बैजिया टुआ मिराबिलिस। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी वाला आंसर हो जाएगा, बैजिया टुआ मिराबिलिस। और अगर स्मॉलेस्ट पूछेगा, सबसे छोटा वाला, सबसे छोटा जो होता है कौन होता है? डायलिस्टर। अभी अगला सवाल आएगा कि सबसे छोटा कौन होता है। कई बार क्वेश्चन पूछ जाता है आपकी यूपी कैडेट, छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जीवाणु बैजिया टुआ मिराबिलिस, और सबसे छोटा जो होगा वो डायलिस्टर निमोसिंथिस या डायलिस्टर निमोनी के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल इसी के सामने आने वाला है, तो इसका आंसर डी हो गया। चलो अगला देखते जरा क्या लिखा है। ठीक है, यहाँ पे सबसे छोटा जीवाणु कौन होता है? स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। तो डायलिस्टर निमोनी हो जाता है। बिल्कुल आसान सा सवाल है। क्या होगा भाई? डायलिस्टर निमोनी। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया क्या होगा? डायलिस्टर निमोनी होता है। क्या होगा? डायलिस्टर निमोनी। तो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया डायलिस्टर निमोनी के नाम से जाना जाता है, और लार्जेस्ट बैक्टीरिया बैजिया टुआ मिराबिलिस के नाम से जाना जाता है। दोनों नाम याद करके जाइए, चीजें आसान है, सिलेक्शन आसान है, बस केवल थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से पढ़ने की जरूरत है। मोबाइल का इस्तेमाल तब तक करिए जब तक केवल आप अपने काम की चीजें देख रहे हो। उसके बाद अगर आप मोबाइल चलाते हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आपको नुकसान करने वाला है। चलिए अगला सवाल देखते जरा क्या है नेक्स्ट। ठीक है, तो राइजोपस का सामान्यतः क्या बोला जाता है? पहली बात तो राइजोपस क्या है? राइजोपस, राइजोपस। ठीक है भाई, राइजोपस को सामान्यतः क्या बोला जाता है? आप यहाँ पे देखेंगे बच्चों, हमने बताया था जो फंगस होता था, फंगस जो फंगस होता था उसकी कितनी क्लास होती है भाई? 4 क्लास। फंगस की 4 क्लास। पहला होता था फाइकोमाइसीटी, दूसरा होता था एस्कोमाइसीटी, तीसरा होता है बेसिडियोमाइसीटी, और चौथा होता है ड्यूट्रोमाइसीटी। बच्चों ने बताया था फाइकोमाइसीटी में एक एग्जांपल होता है राम करके, RAM, राम। और हमने बताया था जो फाइकोमाइसीटी होता है उसमें राम का मतलब क्या होता था? राम का मतलब ये होता था आर का मतलब, इसको बोलते थे राइजोपस, इसको बोलते थे एल्बिगो, और इसको बोलते थे म्यूकर। ये तीनों के तीनों जो होते हैं, ये तीनों के तीनों जो होते हैं, ठीक है, ये तीनों के तीनों होते हैं यहाँ पे, आप देख लें। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो तीनों के तीनों होते हैं किसके मेंबर है भाई? फाइकोमाइसीटी, मतलब राइजोपस, एल्बिगो और म्यूकर। इसी राइजोपस के बारे में ये बात किया जा रहा है। और इसी राइजोपस को क्या बोलते हैं भाई? ब्लैक मोल्ड के नाम से जाना जाता है, काला फफूंद। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बच्चों ब्लैक मोल्ड, MOULDS। मोल्ड मतलब होता है फफूंद, ब्लैक मतलब होता है काला। तो काला फफूंद को हम बच्चों क्या बोलते हैं? राइजोपस। हो सकता है आपसे ये सिंपल सवाल पूछ दिया जाए कि जो ब्लैक मोल्ड होता है या जो काला फफूंद होता है, यह फंजाई के किस क्लास में पाया जाता है? Why to be noted in your mind। मैंने बोला काला फफूंद या ब्लैक मोल्ड्स यह फंजाई की किस क्लास में पाया जाता है? तो आपको क्लास तब आप कर पाओगे जब आपको एग्जांपल पता होगा। मैंने बताया फाइकोमाइसीटी, यहाँ पे क्या बताया? फाइकोमाइसीटी, सॉरी राइजोपस। राइजोपस किसके अंदर आ रही है? फाइकोमाइसीटी के अंदर आ रहा है, सिंपल सी बात। अगर आपको यहाँ लिखा है एल्बिगो, एल्बिगो किसके अंदर आ रही है? फाइकोमाइसीटी। म्यूकर किसके अंदर आ रही है? फाइकोमाइसीटी, सिंपल सी बात, आसान। आंसर आपका क्या हो गया? पहला। आंसर आपका पहला हो गया। ठीक है, पहला आंसर हो गया। चलिए आगे चलते जरा नेक्स्ट। अगला सवाल लिखा है वर्ग एस्कोमाइसीटीज के अंतर्गत आता है। पहली बात तो आप जानो कि जो एस्कोमाइसीटीज किसका मेंबर है? ये फंजाई ग्रुप का मेंबर है, फंगस ग्रुप का मेंबर है ये। यहाँ पूछा गया जो एस्कोमाइसीटीज होता था उसमें कौन आता है? फाइकोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज। फाइको और एस्कोमाइसीटीज, बताओ एस्कोमाइसीटीज कौन आएगा भैया? फाइकोमाइसीटीज और एस्को। हमने बताया था एस्कोमाइसीटीज कौन आता है भैया? न्यूरोस्पोरा आता है। कौन आएगा? न्यूरोस्पोरा। अच्छा, इसी के साथ साथ बहुत सारे एग्जांपल और होते हैं। क्लेविसेप्स हमने बताया था। जैसे मैं फाइकोमाइसीटीज का एक बार फिर से रिकॉल कराऊं तो पहला एग्जांपल इसका मैं बताता हूं, ईस्ट। क्या होता है भैया? ईस्ट। उसके बाद क्या होगा बच्चों? पेनिसिलियम। ये मैं बार बार आपको इसमें से बताता हूं ताकि आप रिकॉल करते चलें। ईस्ट हो गया, पेनिसिलियम हो गया,